लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा और इसको एक्सपोज होते हुए देखा। फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार, फिर से एक बार भाजपा जेडीयू की सरकार। अगर आप चुनाव करवा रहे हो और काउंटिंग में बेईमानी करो, वो भी वोट चोरी है। अब इनका तिरस्कार करो, क्योंकि ये अपने परिवार छोड़ करके कभी किसी के लिए नहीं किया। और इस बार बदलाव होने जा रहा है, कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। देखिए, हम तो डे 1 से कर रहे हैं कि हम 160 के आसपास जीतेंगे, यानी एनडीए 160 नंबर ले आएगी। एग्जिट पोल कब सही हुआ? सट्टा बाजार के लिए है और चोरी करने का एक रास्ता है एग्जिट पोल। ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कवरेज में। इस कवरेज में आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती, मेरे साथ सुमित अवस्थी हैं, विकास भदौरिया है और मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, क्योंकि आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक और एग्जिट पोल। जी हां, बिहार चुनाव का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। बिहार के साथ साथ पूरे देश में अब इसी बात की चर्चा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं या फिर सरकार बदलने वाली है। यानी सवाल वही है कि 25 से 30 तेजस्वी या 25 से 30 नीतीश, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अगले 5 साल के लिए बिहार की सत्ता का सिंहासन किसके हिस्से में आने वाला है? बिहार में देखिए, वोटिंग का इतिहास बन चुका है। पहले चरण से ज्यादा बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत अपनी किस्मत आजमाने उतरे सभी 2554 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो चुकी है। वोटिंग खत्म होने के बाद एनडीटीवी इंडिया आपके लिए अब खास तौर पर एग्जिट पोल लेके आ रहे हैं। एग्जिट पोल की महा कवरेज आपके सामने है और देश की सबसे भरोसेमंद सर्वे एजेंसीज के जो आंकड़े हैं वो हम लेकर हाजिर हैं और इन्हीं आंकड़ों पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज भी जारी रहेगी। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, क्योंकि हमने कल भी आपको एग्जिट पोल दिखाए थे, 6 एजेंसीज के एग्जिट पोल्स आपके सामने थे। अब वोट वाइब के एग्जिट पोल का जो पहला डेटा है वो आपको दिखा रहा है। 20,000 लोगों के साथ किया गया सर्वे है। बेरोजगारी को 63.2% लोगों ने मुद्दा माना है। महंगाई को 10.3% लोगों ने मुद्दा माना है और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था 9.1% लोगों के लिए मुद्दा है। 5.7% लोगों को लगता है विकास के मुद्दे पर ही वोट उन्होंने डाला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का निकल कर आया। उसके आंकड़े क्या कहेंगे ये भी हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ कुछ ही देर में इस एजेंसी के जो सर्वा अमिताभ तिवारी वो भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। 63% लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी को उन्होंने बड़ा मुद्दा माना है। सतीश जी, क्या लगता है इसको देखने के बाद? देखिए, बिल्कुल ये सही है। जब हम लोगों ने कल यहाँ बात की थी तो ये बात हुई थी कि भाई महिला महिला महिला, अरे महिला भी युवा होती है, उसकी भी जाति होती है। लेकिन बेरोजगारी जो है बिहार की इमरजेंसी है। बिहार में अगर नीतीश के 20 साल में कुछ नहीं हुआ तो वो एक चीज़ है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेरोजगारी है तभी तो पूरे जगह आप पलायन हमने कोरोना में देखा, अभी देख रहे हैं। तो ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को एज दिख रही है इस डेटा को देखिए, इस डेटा को देखिए। नहीं, ऐसे मत देखिए आप इसको। एज क्या है कि अगर मेरा पूछेगा, मेरा भी एक ओपिनियन है, आप उसको पोल ना कहें। मेरा मानना ऐसा है कि बड़े कांटे का संघर्ष है। मैंने जो इनपुट भी लिया, सब कहते हैं, नेता लोग भी कहते हैं कि सीट टू सीट तर ऊपर है। तर ऊपर आप समझते हैं? समझा दीजिए ना। तर ऊपर माने बहुत नजदीकी मामला है। एक नेता ने, जेडीयू के नेता ने कहा कि ये 5 से 6 हजार का मामला है। 5 से 6 हजार
पर कंस्टिट्यूएंसी। अब सतीश जी मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि सतीश जी हमारे साथ स्टूडियो में, अजीत झा जो कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे साथ स्टूडियो में है, बद्री नारायण जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, जय मृग जी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी स्टूडियो में हैं, और ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ स्टूडियो में। अब ये जो डेटा हम लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा। अब ये जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीर है जो पोल से निकलकर, जो इन एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रही है। उसमें सीएम का चेहरा भी है एक सुबह कि सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा कौन रहा है जिसे देखकर लोगों ने वोट डाला है। ये आंकड़े जो इस वक्त वोट वाइब के आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक एनडीए की सरकार बन रही है 125 से 145 सीटों पर, 135 आप मीन देख सकते हैं। तो जन स्वराज पार्टी 0 और 2 के बीच में है। महागठबंधन ये लोकप्रियता के आंकड़े, ये 33.4% नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं बतौर सीएम, और 35% तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। अब ये देखिए बहुत बहुत कम अंतर है, 9.3% प्रशांत किशोर को सीएम की रेस में आगे देख रहे हैं। अब ये कल के एग्जिट पोल्स में जो हमने तस्वीर देखी थी पीके फैक्टर और जन स्वराज की, उसमें सीटें तो नहीं आ रही थी, लेकिन सीएम के तौर पर प्रशांत किशोर बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुचारिता हमने देखा कि अलग अलग समय में जो भी सर्वे सामने आया, सीएम के चेहरे के तौर पर हमेशा तेजस्वी जो है वो पहली पसंद बनकर ही उभरे हैं। नीतीश कुमार को हमेशा पछाड़ते रहे एकदम शुरुआती दौर में। ये गैप लगातार कम हुआ है विकास, ये गैप जो था, जो नीतीश कुमार 25-26% के पास थे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो कवर करते 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 ऑलमोस्ट अब तेजस्वी के बराबरी पर आ गए। हाँ, तेजस्वी आगे हैं, पर इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता क्यों बरकरार रही है? अजीत झा, मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा। एनडीए की सरकार वोट वाइब के सर्वे में भी बन रही है, लेकिन सीएम का जो पैमाना है लोकप्रियता का, उसमें नीतीश कुमार थोड़े से पीछे हैं। क्यों? चुनाव जो है ना, उसको समझने की कोशिश करें तो वेव थियरी होता है, जैसे गंगा में वेव होता है ना। तो मैं 4 बार बिहार गया, और जो मुझे नजर आया सबसे पहला वेव था जब प्रधानमंत्री मोदी झंझारपुर में आए थे और अंग्रेजी में भाषण दिए थे। तो उस समय जो है ऑपरेशन सिंदूर का मामला चल रहा था, तो उसमें एक बीजेपी के लिए वेव था, कह सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर का वेव आया, जो कुछ हद तक एग्जैजरेटेड लग रहा है अब देख के। उसके बाद वोटर अधिकार रैली के समय आया बेसिकली राहुल गांधी और तेजस्वी का। और मेरे अनुसार वेव्स बदलते हैं, तो जो लास्ट वेव हुआ है, लेट वेव उसको कहा जाता है, वो नीतीश कुमार जी के लिए। और उसी लिए आपने सही कहा सुमित, 33.4 जो है, जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, वो काफी कम था नीतीश जी का पर्सनल पॉपुलैरिटी। हालांकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पर्सनल पॉपुलैरिटी जो है वो परसेंटेज वोट को सिर्फ 24 से 25% एक्सप्लेन करता है। परसेंटेज वोट अपने आप में जो है वही रियल सिग्नल होता है कोई भी इलेक्शन का। मैं एक चीज पूछूंगी जय मुर्ग जी, आप बताइए, ये जो फिगर्स अभी हमारे स्क्रीन पर हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सीएम पसंद में, तकरीबन 1.5% का, यानी कि ये बड़ा क्लियर है कि इस चुनाव में क्या दोनों ही नेताओं की एक पॉपुलैरिटी अपने अपने एक वर्ग में रही है जो इस पोल में रिफ्लेक्ट हो रही है? बिल्कुल, एक्चुअली इसको मैं कल के टर्नआउट के आंकड़ों से जोड़ना चाहता हूं। हमने जब हमारी एनडीटीवी की टीम ने जब टर्नआउट के आंकड़ों का डिटेल में विश्लेषण किया, तो हमें यह दिखा कि जहां जहां विपक्ष के गढ़ हैं, मतलब समझो सीमांचल का एरिया है, या कोई यादव डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मुकेश सहनी जी की स्पेशल अपील है, वहां पे टर्नआउट एवरेज से ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। मतलब उनके मतदारों ने भी बढ़ चढ़ के अपनी जबान खोली है, अपना वोट डाला है। तो वो जो हुआ है 1-to-1 फाइट जैसा, वो पॉपुलैरिटी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चलिए देखिए, हम आपके सामने अब ये वोट शेयर रख देते हैं कि किस वर्ग का वोट किसको, तेजस्वी को कितना वोट मिला है युवाओं का, और कितना वोट मिला है महिलाओं का। तो डेटा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त जो डेटा है वो नीतीश कुमार का, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार का जो डेटा है उसमें युवाओं का कितने फीसदी वोट मिला है। 30% वोट जो है युवाओं का नीतीश कुमार को मिला है, और 40% वोट वो महिलाओं का मिला है, 40.3%।
और देखिए अब तेजस्वी का भी आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। तेजस्वी यादव को कितना फीसदी युवाओं ने और महिलाओं ने पसंद किया है। युवाओं ने 40.9% यानी कि तकरीबन 41% पसंद किया गया है। युवाओं की पहली पसंद बनकर उभरे हैं तेजस्वी यादव। महिलाओं का जो वोट है वो भी 31% तेजस्वी यादव को मिला है। तो ये जो सीएम के तौर पर पसंद बन के उभरे उसमें भी आगे हैं और युवाओं महिलाओं में भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को। और प्रशांत किशोर का जो एक डेटा है वो दिखा देते हैं। 9.3% युवा प्रशांत किशोर को वोट कर रहे हैं। वो बार बार कहते रहे कि युवा मेरे साथ हैं, युवा जन सुराज की आवाज है, लेकिन सिर्फ 9.3% युवा उनके साथ दिख रहे हैं और 10.1% महिलाओं ने जन सुराज के समर्थन में वोट डाला है, ऐसा नजर आ रहा है। जो युवा की कैटेगरी है उसे भी देख लीजिए, 18 से 24 साल की जो उम्र है उसमें युवा 9.3%। अब ये कैसे समझते हैं ऋषि जी, इसको कैसे देखते हैं आप? जनसुराज को युवाओं का सबसे कम वोट जो कह रहे थे युवा हमारे साथ आएंगे, तेजस्वी यादव को 40% युवा साथ में आ रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर से उम्मीद है लोगों को, युवा का एक अट्रैक्शन का वो केंद्र बिंदु बन रहे थे, लेकिन विकल्प नहीं बन पा रहे थे। कई ऐसे सीटें हैं जहाँ 10,000 15,000 प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वोट मिल रहे हैं, लेकिन उन वोटों से सीटों को आप जीता नहीं जा सकता है। तो विकल्प नहीं बनने के कारण ये हुआ है कि युवा तो पसंद करते हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जो प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं, लेकिन वो विकल्प नहीं बनने के कारण जो है वोट का जो टर्न आउट है वो नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक तेजस्वी का बात है तो महिलाओं का भी झुकाव तेजस्वी के प्रति इसलिए है कि देखिए जो उन्होंने घोषणा किया है आप जीविका दीदियों को लेकर कि 1 करोड़ 31 लाख जो महिलाएं हैं उन्हें डायरेक्ट वो मतलब अपॉइंटमेंट देंगे और 30,000 की सैलरी देंगे। ठीक है ऋषि जी, बात समझ गए। बद्री आपसे समझ महिलाओं को अट्रैक्ट करने जो पोल वाइब का सीट शेयर है, जो सीट शेयर बताया है वो बेरोजगारी में अगर पहला मुद्दा था, युवाओं में अगर पहला मुद्दा था, अगर महिलाओं में पहला मुद्दा था, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। एक्सिस माई इंडिया ने भी अपना डेटा रिलीज कर दिया है जिसका इंतजार काफी वक्त से हो रहा था कि एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है। देख लेते हैं। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 43% वोट मिल रहे हैं, 43% वोट मिल रहे हैं, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी मजबूत आंकड़ा इसको कहा जाएगा। यानी एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरता हुआ एक्सिस माई इंडिया के पोल में भी दिखाई दे रहा है। परसेंटेज है ये, सीट देंगे कि नहीं देंगे इसका मुझे इंतजार रहेगा। महागठबंधन को कितनी सीटें हैं, कितना परसेंटेज है वो भी आपको बताएंगे। 41%, महागठबंधन को 41%, केवल 2% का गैप रखा है एक्सिस माई इंडिया ने। ये देखिए आंकड़ा भी सामने आ गया। 43% एनडीए, 41% एमजीबी जन स्वराज पार्टी को, 4% अदर्स के खाते में 12%। यानी प्रशांत किशोर की जो हवा चली थी एक वक्त था, वो दोनों ही सर्वे में, चाहे वो वोट वाइब का हो चाहे वो अब एक्सिस माई इंडिया का हो, वो बहुत कॉन्क्रीट होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बांट दिया है। एनडीए को शेड्यूल कास्ट यानी दलित जो है वो 49% लोग पसंद कर रहे हैं, ईबीसी 58% लोग वोट कर रहे हैं, ओबीसी 63% लोग वोट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के 65% लोग वोट कर रहे हैं, यानी एसटी के 56% है, यादव 6 हैं, मुस्लिम 8 हैं। महागठबंधन के पास यादव और मुस्लिम ही सबसे बड़े हैं, यादव 90 हैं और मुस्लिम 79% हैं। एमजीबी के खाते में दलित 29% है, ईबीसी 26 हैं, ओबीसी 19 हैं और जनरल 14 हैं। और बाकी पार्टियों का गठबंधन भी आपको समझ में आ रहा है कि जो मोटे तौर पर एक कॉन्क्रीट गठबंधन दिखाई दे रहा था जातियों का, वो एनडीए के पास था और वही एनडीए को उसका फायदा पहुंचाता हुआ 43% पर ले जा रहा है, जो कि एक फिनोमिनल है। सुमित, जो आप बता रहे हैं, आपने ये डेटा बताया, कांटे की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में नजर आ रही है। एनडीए को 43% वोट मिल रहा है इस एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में और 41% मिल रहा है महागठबंधन को। अब अभी तक हमने जो एग्जिट पोल्स देखे हैं उसमें जिस तरह का वोट परसेंटेज आया है उसमें अंतर था, लेकिन यहां बहुत कम अंतर है। सतीश जी, बहुत कम अंतर एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में है। क्या ये सीटों में भी उसी तरह से दिखेगा? देखिए, एक बार जब लाए थे लोकसभा का वो एग्जिट पोल, उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से आंसू बहाए थे। वो जो 400 का 240 आया था। तो मैं तो पहला तो यही कमेंट है। दूसरा ये है, बड़ा सोच समझ के 24 घंटा ले करके वो डेटा लेके आए हैं। मेरा तो कोई इसमें एग्जिट पोल वगैरह में कोई यकीन नहीं है, लेकिन ये बोलना तो पड़ेगा
कि बहुत क्लोज है, ये तो मैं भी शुरू में कह रहा हूं कि क्लोज है। देखिए, दो बातें जरूर कहूंगा। ये अगर हम लोग समझते हैं कि तेजस्वी और नीतीश अलग अलग हैं या दो गठबंधन वाटर टाइट है, तो मैं इसको नहीं मानता। ये बहुत खुला हुआ है, कब गांठ खुल जाए, कब ये गठबंधन इधर से उधर हो जाए। एक बात ये है। चादर चढ़ाने भी गए थे नीतीश कुमार जी, मजार पे आज चादर चढ़ाने भी गए थे। क्या शुरुआत हो चुकी है झुकाव की? नहीं, मैं कह रहा हूं कि साथ में योगी जी को भी तो ले जाते मजार पर चादर चढ़ाने। नहीं ले जाते, वो अपना रास्ता अलग चुनते हैं। जो उनको सपोर्ट करता है, जो उनको लगता है समसामयिक, उसी का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो मेरे समझ में आया, जो मैंने भी अपने लोगों से पूछा है, करीब 20-25 लोगों से कल रात से पूछ चुका हूं, तो उसमें जो ये समझ में आया कि दोनों 3 पार्टियों को छोड़ दीजिए, 3 बड़ी पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो दोनों गठबंधनों में बैगेज कौन है, बोझ कौन है, ये अगला सरकार इसको, मतलब ये जो अगली सरकार बनेगी वो बैगेज से होगा। नहीं, पर जो आप एनडीए के जो एग्जिट पोल की कल सीटें आ रही थी, मैं इसमें तो सीटें वो आकलन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल की सीटों को अगर हम देखें तो उसमें आपको बैगेज लग रहा है? बीजेपी क्या बैगेज है जेडीयू के लिए? नहीं, देखिए, बीजेपी ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर पे रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन बीजेपी के साथ और भी तो पार्टियां हैं एनडीए में। हम पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, और इधर कांग्रेस पार्टी है, उसका क्या होगा भगवान ही जाने। तो ये दोनों तरफ बैगेज बहुत हैं, ये बात समझ लीजिए। इसलिए एक स्थिति ये भी हो सकती है जब नतीजे आएंगे, क्योंकि क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट। आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, 2% का वोट शेयर सतीश जी आंधी तूफान होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, ये इनके मतलब 2% में हो सकता है कि महागठबंधन वो 70-80 सीटों पर सिमट जाए। देखिए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम इनको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। इसलिए क्योंकि अगर आप इनको स्टैंडर्ड मान रहे हैं तो कल वाले क्या हवा हो गए? कल जो 10 से 11 है। आपकी बात समझ गया। बद्री जी से एक सवाल ले लेते हैं। जो पोल वाइब्स के आंकड़े देखें अगर, तो बेरोजगारी में बहुत बड़ा आंकड़ा है, लोगों ने उसको पहला मुद्दा माना। महिलाओं का और युवाओं का वोट शेयर अच्छा खासा तेजस्वी को मिल रहा है, लेकिन जो सीट है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो महागठबंधन को उतनी नहीं मिलती दिख रही है। ये मतलब वोट शेयर का कन्फ्लिक्ट है सीट शेयर के साथ। बिल्कुल, मुझे लगता है विकास जी ने आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो नैरेटिव पूरा जो वोट वाइब के जो एनालिसिस है, उससे जो दिखाई पड़ रहा है, वो 2 चीज़ दिखाई पड़ी है। दिखाई पड़ रहा है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि बेरोजगारी आपको पता है कि किसी से भी बात करिए कि ये क्या बेरोजगारी, लेकिन वो वोट जाके किसी उसी को देगा जो बेरोजगारी के कारण जिसके लिए प्रोजेक्ट किया जाता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन वोट वो बेरोजगारी पर नहीं कर रहा है? नहीं, वोट बेरोजगारी, हाँ यस, बेरोजगारी वो मन से कहेगा, नैरेटिव में कहेगा कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। आप देखिए जितने इलेक्शंस हैं सब में बेरोजगारी। वोट किस पर कर रहा है? वोट करेगा जाति पर, वोट करेगा इमोशनल कनेक्ट पर, वोट करेगा बेनिफिशियरी पर, वोट करेगा अलग अलग जो सब सेक्शनल आइडेंटिटीज है, इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज है, उस पर करेगा। तो वोट करते समय और मुद्दा बताते समय 2 अलग अलग नैरेटिव दिखाई पड़े। ये लेकिन इंटरेस्टिंग आपका एनालिसिस है। ये एनालिसिस 14 तारीख तक भी होल्ड करे तो मजा आएगा। अभी तो हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं बद्री जी, और एग्जिट पोल ज्यादातर क्योंकि ये कह रहे हैं, ज्यादातर ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो बोलेगा जरूर लेकिन वोट नहीं करेगा। अगर बेरोजगारी मुद्दा होता इतना बड़ा तो एनडीए का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता, फिर तो एनडीए को जाना था। लेकिन ये जो तस्वीर है, एक बार और महंगाई भी बड़ा मुद्दा होता तो एनडीए को जाना था। मुझे लगा इसका मतलब मुद्दे कुछ और हैं इलेक्शन में जो वोट को डिसाइड करते हैं। पर जो विकास कह रहे थे बात, वो बिल्कुल सही है कि 2% का वोट शेयर है, वो कई बार कई सीटों के अंतर में तब्दील हो जाता है, तो उसके लिए तो इंतजार करना होगा क्योंकि ये सीट प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 43% वोट शेयर एनडीए, महागठबंधन 41% और जो अलग से पार्टी दे रहे हैं वो 4% जन स्वराज को दे रहे हैं, बाकी सब अदर्स में सिमटे हुए, जिसमें एमआईएम। हाँ, एक और पैटर्न है जो विकास जी के सवाल से उभरता है कि युवा और महिला, आप देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है हमारे तेजस्वी जी को, और उनमें युवा और महिला में बहुत फर्क, थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन क्या इतना क्लोज होगा? अगर इतना क्लोज होगा तो विमेन के बारे में हम लोग सारे एनालिसिस फेल कर जाएगा। एक बात सर, मैं आता हूँ, अमिताभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ है, वोट वाइब के संस्थापक हैं, और उनका आंकड़ा हमने सबसे पहले दिखाया। अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, और क्या आपने जो आंकड़े दिए उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है? 135 का फिगर निकल कर आ रहा है। कहां पर एनडीए लीड कर रही है? क्यों एनडीए की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, जबकि जमीन पर युवा इतना अगेंस्ट में नजर आ रहा था? अमिताभ जी, लार्जली अगर आप देखेंगे तो 135 एनडीए और 105 महागठबंधन,
इसका कॉल है हमारा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में लगभग 10% की लीड है एनडीए को। अब 10% की लीड जो होती है वो लगभग 5% वोट शेयर हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर महागठबंधन को 4% की लीड है पुरुषों में। 4% की लीड पुरुषों में हो जाता है 2% वोट शेयर। तो 5% एनडीए को बढ़त है महिलाओं में और 2% महागठबंधन को बढ़त है पुरुषों में। तो नेट बेसिस पे 3% हो जाता है। और यही जो है वो वोट शेयर का डिफरेंस है दोनों में, लगभग 42% महागठबंधन, 45% लगभग एनडीए। हुआ क्या है कि जैसे जैसे जनसुराज का कैंपेन फिजल आउट हुआ है, कुछ युवा मतदाता महागठबंधन की तरफ झुके हैं और कुछ अपर कास्ट वोटर जो जनसुराज की तरफ झुक रहे थे वो एनडीए में वापस आए हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये कॉन्टेस्ट पूरा का पूरा बाइपोलर हो गया है। बहुत ज्यादा हाई टर्नआउट हमने देखा है क्योंकि दोनों ही गठबंधनों के जो सपोर्टर्स हैं वो भारी मात्रा में निकले हैं। और कास्ट वाइज सपोर्ट बेस भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 75 to 80% मुस्लिम यादव वोट जो है वो महागठबंधन को पड़ रहा है। वहीं 64-65% अपर कास्ट और लगभग 55-60% दलित समाज का वोट भी, क्योंकि एलजेपी अभी गठबंधन में है, एनडीए में है, उसका समर्थन मिल रहा है। और ईबीसीज का समर्थन 54-55% मिल रहा है नीतीश कुमार की वजह से। तो लार्जली ये बैकग्राउंड है। ये बताइए, आपने कहा जनसुराज यानी प्रशांत किशोर का कैंपेन फिजल आउट हो रहा है, क्या मतलब, क्या लोग शुरू में उनके साथ थे आखिर में वो ठंडे पड़ गए, क्या क्यों हुआ ये फिजल आउट? नहीं, जनसुराज का एक्चुअली 9-10% नहीं, लगभग 5% वोट शेयर ही है, 5 पॉइंट समथिंग है, 5% के आसपास है। लार्जली 8-10% सपोर्ट बेस था जनसुराज का, लेकिन वो लास्ट के कुछ दिनों में प्रशांत किशोर के नहीं लड़ने की वजह से और कोई विजन या मैनिफेस्टो क्लियर नहीं होने की वजह से जनसुराज की तरफ जो मतदाता घूम रहा था वो अब कहीं ना कहीं कुछ मतदाता उसमें से महागठबंधन और एनडीए की तरफ आ गए। हो सकता है उन्हें लगा हो कि ये वोट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी ये 5% वोट शेयर पर सीटों का कन्वर्जन नहीं होता है, तो ये सीटों में तब्दील होती नहीं दिख रही है। एक सीट कहीं एक आधा वो जीतते हुए जरूर दिख रहे हैं, जो किसी एरिया में उनके कैंडिडेट मजबूत होने की वजह से लोग जीत सकते हैं। अमिताभ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में, एमआईएम सीमांचल में बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई, कहा गया उनके लिए भी वोटिंग हुई है, उनका परफॉर्मेंस कहां देख रहे हैं आप अपने इस एग्जिट पोल में? एक्चुअली इस बार पूर्णिया में महागठबंधन के फेवर में मुस्लिम समाज जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। और एआईएमआईएम जो पिछली बार लगभग 5 सीटों पर थी और जिसमें से 4 एमएलए बाद में आरजेडी में जुड़ गए थे, इस बार हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 1 सीट वो जीतने में कामयाब रह सकती है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं उसको एक वोट कटर या स्पॉइलर के रूप में देख रहा था। और क्योंकि बाइपोलर चुनाव हो गया तो दोनों तरफ से ही जो भी लोग छोटे मोटे संख्या में इधर उधर आप कह सकते हैं कि उनका झुकाव हो रहा था, वो लार्जली अब महागठबंधन के फेवर में लगभग 79 to 80% सपोर्ट हो गया मुस्लिम समाज का महागठबंधन को मिला। तो सुना आपने अमिताभ तिवारी को। अमिताभ तिवारी हमारे साथ थे, अमिताभ से हम बातचीत करेंगे। अमिताभ की जो वोट वाइब ने जो सीट दी है पार्टी वाइज, वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे आगे जाकर। लेकिन फिलहाल एक्सिस और वोट वाइब 2 सर्वे हमारे पास है और दोनों एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए सत्ता में वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार 20 साल के शासन के बाद भी सुपर सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं ज्योति बासु की? और ये जो नया डेटा है ये सामने आ रहा है एक्सिस माई इंडिया का। अब इसमें देखिए कि एनडीए को कितने जो वोट प्रतिशत है 49%, एससी वोट, ईबीसी वोट 58%, ओबीसी वोट 63%, ये और सामान्य वोट 65% है। अब आप इसे देखिए, जो वोट शेयर प्रतिशत है महागठबंधन को एससी वोट 29% है, ईबीसी वोट 26% है, ओबीसी वोट 19% और सामान्य वर्ग का सिर्फ 14% वोट मिला है। अब इसमें देखिए, सामान्य वर्ग का 65% वोट एनडीए को गया है, 14% वोट महागठबंधन को गया है। यादव वोट को देखिए, एनडीए को सिर्फ 6% यादव वोट मिला है, जबकि महागठबंधन को
गौर से सुनिए, 90% यादव वोट महागठबंधन के खाते में गया है। और मुस्लिम वोट का भी आंकड़ा देखिए, एनडीए को 8% मुस्लिम वोट गया है और 79% मुस्लिम वोट गया है महागठबंधन को। तो ये जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है इस पर जो चर्चाएं लगातार चुनाव भर रही हैं, उनके मुस्लिम वोट किधर जाएगा इसमें किसी को हैरानी नहीं है कि 79% मुसलमान महागठबंधन को वोट कर रहे हैं और यादव वोट 90%। विकास, आपको लग रहा है 90% यादव वोट महागठबंधन? बिल्कुल, देखिए, और ये है ना, इसी ने ये साबित बता दिया कि उसको अब अगर 90% वोट मिल रहा है यादवों का, तो गैर यादव ओबीसी और उसके अतिरिक्त एससी गांव में अब जो है स्थितियां बदल गई हैं। बद्री जी, आप इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखिए ये और डेटा आ गया है, अपर कास्ट में कौन कौन से बिरादरी और ओबीसी में कौन कौन सी बिरादरी किसको किसने वोट किया है। देखिए, 64% ब्राह्मण ने एनडीए को वोट किया है, 66% राजपूत ने वोट किया है, 60% भूमियार ने एनडीए को वोट किया है। और इसके अलावा देखिए जनरल, अदर जनरल हैं, उसमें तमाम और बिरादरी आ जाती है। 63% उसने वोट किया है, 6% यादव ने भी वोट किया है और 8% मुसलमानों का वोट भी मिला है, जबकि एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब 56% है। अब महागठबंधन की बात कर लें तो देखिए आंकड़े किस तरह से नीचे आते हैं। ब्राह्मण 14% महागठबंधन की पसंद है, 15% राजपूत की पसंद है महागठबंधन, 18% भूमियार की है और 18% अन्य सामान्य वर्ग की, जबकि 90% यादवों की पहली पसंद है और लगभग 80% मुस्लिम की पसंद है और 29% एसटी की पसंद है। तो केवल यादव और मुस्लिम के गठबंधन के खिलाफ ही पोलराइजेशन हुआ, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। एक्सेस माई इंडिया के पोल से बद्री जी एकदम स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल सही विकास जी, मुझे लगता है कि काउंटर पोलराइजेशन बहुत साफ दिखाई पड़ता है। एक तो ये है, और उधर भी पोलराइजेशन बहुत अपने स्ट्रॉन्ग पीक पर है और इधर उसका काउंटर पोलराइजेशन उतनी ही ताकतवर ढंग से है। लेकिन इस, और ये आप समझिए फील्ड में घूमते हुए साफ दिख रहा था कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है, सबको क्लियर था। लेकिन इसमें एक बड़ी बात वो है, जो है वो सिर्फ इस समय नहीं हुआ, जो एनडीए का सोशल अलायंस है वो सबसे बड़ा अलायंस है, जातियों का अम्ब्रेला अलायंस है, रेनबो अलायंस उसको कहते हैं। इसमें यादव, जिसमें मुस्लिम, जिसमें मुसहर, जिसमें दुसाद, सबसे बड़ा दलित कम्युनिटी, 2 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं दलितों में, वो उनके साथ है। ईबीसी सबसे बड़ी कम्युनिटी, कोयरी, कुशवाहा, जो कुर्मी और ईबीसी कितनी बड़ी कम्युनिटी। तो यादव के विरुद्ध, यादव वर्सेस ये सारी जातियाँ। तो एक बड़ी बिरादरी मल्लाह भी है। मल्लाह है, लेकिन क्या मल्लाह आपको लगा इस बार वीआईपी के साथ पूरी तरह से चली जाएगी? मेरा जो ऑब्जर्वेशन है विकास जी, वो ये है कि मल्लाह उन्हीं जगहों पर, सीटों पर देंगी आरजेडी कैंडिडेट, एनडीए वो महागठबंधन कैंडिडेट को, जहां उनकी अपनी जाति का कैंडिडेट होगा, मल्लाह होगा। अदरवाइज वो और जगहों पे वो देंगी बीजेपी को। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं अजीत जी बोलना चाह रहे हैं। और है, नहीं, आप ही की बात काउंटर लेना पड़ेगा ना अजीत जी। क्या मल्लाह जो है वो जहां पर उनकी जाति का आदमी नहीं है वहां बीजेपी को वोट करेगा? सुनिए, पहला सवाल जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए, आज वाला जो रिजल्ट जी आपको बीच में रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर, 18 से 19 साल के 37% वोट एनडीए के खाते में गए हैं। तो बेरोजगारी वाला जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा इस वर्ग में होता है। माई एक्सेस इंडिया का जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 18 से 19 साल के 37% वोटर की पसंद एनडीए बना है, कि पहली बार का के वोटर का रुझान महागठबंधन की तरफ है। अब ये अपने आप में खबर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो महागठबंधन की ओर जा रहा है। यानी क्या उसने सीधे सीधे युवा मुख्यमंत्री देखा है, एक युवा लीडर देखा है, तेजस्वी यादव के रूप में एक लीडर को चुना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर महागठबंधन के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ये बहुत सारे, ये बड़े इंडिकेटर्स हैं। जय, आप बोलना चाह रहे हैं? या देखिए, 2 चीज है इसमें। ये वो पीढ़ी है जिसने वो तथाकथित जंगल राज नहीं देखा, बहुत से लोग शायद उसके बाद पैदा हुए, वो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इक्वली एक आइडेंटिटी कॉन्शियस पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं दूसरे तरुण नेताओं से रिलेट करती है, जैसे मुकेश सहनी से रिलेट करना, आईआईपी के नेताओं से रिलेट करना। तो बोथ द फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर। जय, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। जो आंकड़े स्क्रीन पे चल रहे हैं बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई नो फर्स्ट टाइम वोटर 46% महागठबंधन के पास हैं, पर 37% एनडीए के पास भी हैं। अगर 44% 20 से 29 साल के लोग महागठबंधन के साथ हैं, तो 37% वो एनडीए के साथ भी हैं। यानी जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस में कह सकते हैं हम लोग कि शायद तेजस्वी रहे हों। पर यह कहते ना कि इस फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर ने रिजेक्ट कर दिया नीतीश कुमार को, रिजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को,
ये शायद कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। और देखिए, आप देखिए 40 से जो 70 साल के वर्ग के लोग हैं, आप देखिए वो सब ऊपर है, वो एकदम पूरी तरह से उनका झुकाव, क्योंकि उन्होंने जंगल राज झेला है। मुझे लगता है पीढ़ी ने ये देखा वाला जो आंकलन है ये बिल्कुल सही बैठता है। एक तरह से जो जय बात कह रहे थे कि क्या वो जंगल राज की तस्वीर उन्होंने नहीं देखी, जो तथाकथित जंगल राज है, और शायद इसी वजह से। देखिए एक बार फिर बता देते हैं, 50 से 59, ये आप सारे एज ग्रुप्स देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। ये जो 50 से 59 साल है, जो 60 से 69 साल है, उसमें एनडीए को जो है एक तरह का रुझान नजर आता है, और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ उसमें कम वोट प्रतिशत नजर आता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखी सुचारिता, जो अगर वो डेटा दोबारा आ पाए स्क्रीन पे, जन स्वराज पार्टी जो कि यूथ के लिए बड़ी अपीलिंग थी, 3 साल से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे थे, चप्पा चप्पा छाना था, उनको देखिए 6% लोग ही पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल वाला है वो 6%, जो सेकंड टाइम वोटर है 20 साल से थोड़ा बड़ा, 20 से 29 के बीच का, वो भी 6%, और बूढ़ों में तो और कम होता गया, 1% और 2% तक चला गया। तो प्रशांत किशोर की जो आंधी बनकर आ रही थी, कम से कम एग्जिट पोल ये कह रहा है, मैं फिर बार बार दोहरा दूं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये फाइनल आंकड़े नहीं है, फाइनल 14 तारीख को। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर वोटर पर बीजेपी जितना काम करती है कोई दल नहीं करता है। वो बाकायदा सम्मेलन तक आयोजित करते हैं, अलग से सभाएं तक करते हैं, और चुनाव के 6 महीने पहले से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी। अगले चुनाव में बीजेपी ये सत्ता बदलने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइमर वोटर होता है, युवा वोटर होता है, जैन जी, वही सत्ता पलटता है। इसमें एक दो बात है, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले तो ये बेनिफिशियरी उसका नहीं, बेनिफिशियरी होने का के फायदे उसको उतने नहीं मिले हैं। जैसे वो किसी तरह के कार्ड्स के वो नहीं है, किसी तरह का वो नहीं चाहत, मतलब उसका चाहत अभी नौकरी और जो मतलब एम्प्लॉयमेंट। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, महिलाओं के बारे में आप नहीं कह सकते। महिलाओं के बारे में जो ये लड़कियां 18 साल से प्लस की हुई हैं, वो तो साइकिल भी लेके आई हैं, वो बस्ता भी लेके आई हैं। बट मेल लड़कों को वो सुविधाओं का सुख जो टेस्ट है वो अभी नहीं बना है, धीरे धीरे बनेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो जेंजेड है जो हमारा, ये भी जैसा कहते हैं जातियों में, एवरीवेयर, कास्ट इज एवरीवेयर, तो जातियों में बटा हुआ है। तीसरी बात यह है कि इसको एस्पिरेशन जो है, एस्पिरेशन का बड़ी कहते हैं ना, वैसा शेर होता है जो किसी को भी खा सकता है। वो बड़ी खबर जो आ रही है वो बता देते हैं, 43% ग्रामीण जो वोट है वो एनडीए के खाते में गया है, 44% शहरी वोट एनडीए को मिला है। महागठबंधन, हाँ, एक्सिस माई इंडिया, बिल्कुल, और महागठबंधन को 41% ग्रामीण वोट मिला। ये भी देखिए बड़ी क्लोज फिगर्स हैं। महागठबंधन को 42% शहरी वोट मिला है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि शहरी वोट जो है वो एनडीए के खाते में गया है, शहरी वोट महागठबंधन के पास भी गया है। 43% ग्रामीण वोट एनडीए के पास। अजीत जी बोलना चाहते। पहला चीज अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, आज का जो पिक्चर है, जो कल का पिक्चर है, बिल्कुल विपरीत है। 43 वर्सेस 41, सिर्फ 2% का अंतर है। दुनिया में सारे एग्जिट पोल प्लस माइनस 3% गलत हो सकता है। ये भी बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बोलेंगे ही, उसके बिना होता ही नहीं है। कोई भी पोल में 3% का एरर दोनों तरफ होता है। तो मैं पहले ये कह रहा हूं, कल जो था 11% का डिफरेंस हम लोग के सामने आया था, आज 2%। पहली बात। दूसरी बात, जितने एग्जिट पोल्स दुनिया के होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं, परसेंटेज वोट का। छोटे पार्टी उसमें अंडर एस्टिमेट होते हैं। तो ये जो हो रहा है कि प्रशांत किशोर, उसका जो है नंबर इतना स्मॉल होगा उस एंटायर पोल में 50,000 के, कि वो इनएक्यूरेट हो सकता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी ही पर बात किया जाए, नंबर ऑफ सीट्स का, प्रिकॉशंस। जय आप नहीं, बिल्कुल, वन इज द मार्जिन ऑफ एरर इज 3% इन पोल, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। दूसरी बात देखिए, महागठबंधन ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं शहरी वोटर जीतने के। फॉर एग्जांपल दिव्या गौतम फ्रॉम दीघा इन पटना, तो उन्होंने भी नए फेसेस की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आ रही है शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर का जो फर्क पहले जितना होता था अब नहीं रह गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है शहरी वोटर, ग्रामीण वोटर एज ए लोकेशनल, वो बहुत बदला है, क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल, SMS, तो कम्युनिकेशन के माध्यमों, सड़कें, बिजली, जल, तो इश्यूज काफी कुछ दोनों के मिलते जुलते हैं। तो आप उससे किसी ट्रेंड पर नहीं पहुंच, किसी निष्कर्ष पर। लेकिन शहरों के मुकाबले गांव की आबादी ज्यादा है, तो अगर 1% वोट ज्यादा गिरा है गांव का, तो वो एक बड़ा बदलाव लाएगा। एक और खबर बड़ी खबर है, बता देते हैं, एक और डेटा, बिहार के बेरोजगार किसके साथ है। बेरोजगारों के
49% वोट महागठबंधन को गए हैं और एनडीए के खाते में 34% बेरोजगारी के 15% का वोट बड़ा है। गैप है ये। तो ये एक बड़ा गैप है बेरोजगारी। अब इसको भी एक आप इसको कैसे देखेंगे ये हमारे एनालिस्ट बताएंगे, लेकिन 49% बेरोजगार महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। सतीश जी की एकदम बाँछें खिलती हुई दिख रही हैं। ये गुस्सा सड़क पे दिख भी रहा था, ये गुस्सा सड़क पे दिख भी रहा। देखिए, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि बेरोजगारी की इमरजेंसी है बिहार में। ये है, ये देखने की जरूरत नहीं है इसको। आप जो बात कह रहे हैं वो हर मैं दो तीन बातें जल्दी कह दूं। मैंने जल्दी एकदम जस्टिफाई हो रही है। नहीं, जस्टिफाई हो या ना हो हम कौन कह रहा है कि मैं 100% सही हो जाऊंगा। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जो आप लोग दिखा रहे हैं। एक तो जो कहा जा रहा है कि काउंटर पोलराइजेशन, ये कि यादव मुस्लिम और ये इसका लेकर के हमें लगता है इसमें कमी आई है। इन आंकड़ों पर यकीन करें तो कि भाई यादव के खिलाफ सब हो गए, इसमें ये हमको लगता है ये आरजेडी कामयाब रही है। दूसरा, सामान्य वर्ग का जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो तो मैं मानता हूं कि सामान्य वर्ग को तो 80% के लगभग जो है बीजेपी के साथ होना चाहिए। वो एक डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। तीसरा जो है कि आप लोग कह रहे हैं कि पीके भाई 4% वोट ला रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे तो किसी ने कहा इलेक्शन में 10% आए थे उनके। अरे भाई, तो 10% से क्या हो गया था? 10% पे बोल रहे थे कि हमको 10% के ऊपर आएगा 140। आपने सुमित आप 2 साल आप बिहार में घूमिए, आपको 4% वोट मिले। नहीं, देखिए आ रहा है 4% तो ये बहुत है। वो तो भाग गए, वो तो बैठ गए, जो भी है। मैं कह रहा हूँ बाई इलेक्शन, सुनिए ना, बाई इलेक्शन के जो नतीजे आए थे उसमें 2 या 3 सीट को पीके ने प्रभावित कर दिया था। तो अभी जो मेरी जानकारी है, कुछ इसका मतलब उसको रिटेन नहीं कर पाए ना उस पॉपुलैरिटी को। नहीं, अभी इनके हिसाब से अच्छा ऋषि जी, आप सुनिए ना, एक बात तो सुनिए। वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर ऋषि जी बोले। मैंने बात खत्म। सतीश जी को काउंटर करिएगा। सतीश जी बोल रहे हैं। चुनाव में ग्राउंड पर रहा हूं, मैं बता देता हूं। मुजफ्फरपुर सीट जो है कांग्रेस यदि जीतेगी तो ड्यू टू पीके। वहां कांग्रेस के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनमें करीब 15 से 20 हजार वोट गेंट कर रहे हैं डॉक्टर ए.के. दास, जो वहां से जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। जहां तक फॉरवर्ड करना चाहता हूं भाई, उसके बाद आप पूछते रहिए। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि 70 सीटों पर 2000, 1500, 2000, 5000 जो वोट कहिए उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। 140 सीटों पर उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। और मेरी जानकारी और असेसमेंट और ये सब सोर्सिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि 15 सीटों पर 15 सीट्स पर जन स्वराज एक फैक्टर बड़ा। चलिए ठीक है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन रंजन डॉक्टर एक बात मैं कह लूं, देखिए जो आप लोगों ने कहा कि यादवों का वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा, एनडीयू को नहीं मिल रहा है। 8 सीटिंग एमएलए थे बीजेपी के यादव समुदाय से। नहीं, हमने नहीं बोला, ये वो एक्सेस माय इंडिया का वो डिटेल। 9%। एक बात और ऐड कर दूं, 9% वो भी ग्राउंड पर घूमकर ही कर रहे हैं सर्वे। मैं एक बात और ऐड कर दूं, फॉरवर्ड का वोट कुछ महागठबंधन को इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस बार सोशल इंजीनियरिंग करते हुए महागठबंधन ने कुछ फॉरवर्ड लोगों को टिकट भी दिया है। हाँ, बस सोशल कैसी सोशल इंजीनियरिंग ऋषि बाबू। यादवों की पार्टी ने सबसे अधिक यादव उतार दिए। तेजस्वी ने कितने यादव को टिकट दिए? यादव की पॉपुलेशन 14% और 27% यादव को टिकट दिए। आपके समर्थन में बोलना चाहता हूँ। 18% मुस्लिम। देखिए, मैं 18% मुस्लिम में सिर्फ 17% मुस्लिम, 19 लोग मुस्लिम टिकट अपर कास्ट है। और अपर कास्ट बिहार में कितना है आप जानते हैं? कितना परसेंट है? टोटल 15-16% है। वो रेनबो जो बनता है, लेकिन आपका पॉइंट एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं काफी देर से, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर राजन पांडे, फाउंडर पीपुल्स पल्स के हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। पीपुल्स पल्स ने कल बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाई थी एनडीए की अपने एग्जिट पोल में। और डॉक्टर पांडे, शुक्रिया, थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। ये समझाइए, और ये बहुत क्रिटिकल समझाइए, कि महागठबंधन को यूथ क्यों पसंद नहीं कर रहा आपके सर्वे में? right? जी सुमित, मैं ये बात पिछली टॉक में भी बोला था कि यदि हम इस चुनाव को देखें तो ये चुनाव पिछले बिहार के 20 साल के चुनावों से काफी अलग है। जैसे अगर हम सिर्फ मुद्दे की ही बात करें तो 2005 का आप चुनावी मुद्दा देखिए, वो परिवर्तन का मुद्दा था। 2010 का चुनाव जो था उस परिवर्तन को जारी रखने का चुनाव था। 2015 का चुनाव था जिसमें बीजेपी जो राष्ट्रीय चुनाव जीत के आ चुकी थी, उसके बरक्स लालू प्रसाद और नीतीश कुमार थे जो राजनीतिक रूप से विरोधी रहे थे और साथ में आए थे। तो एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हुई थी।
2020 पहला चुनाव था जिसमें जॉब्स की बात होनी शुरू हुई थी, रिक्रूटमेंट हुए थे लाखों की संख्या में, पहली बार लड़के भर्ती हुए थे, लड़के लड़कियां भर्ती हुए थे, तो एक नई चीज थी। और उस दौर में जब मैं घूम रहा था बिहार में, तो मैं देख रहा था जैसे आरा जैसी जगहों पर भी राजपूत युवाओं में तेजस्वी के प्रति एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला था। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हम आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। एनडीए को 41% पुरुषों ने और 45% महिलाओं ने वोट किया है। एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एजेंसीज के आंकड़े आ रहे हैं। वोट वाइब में वोट वाइब का आंकड़ा अलग है। हाँ, वोट वाइब में जो आंकड़ा है वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि एनडीए को 41% पुरुष और 45% महिला वोट मिला है। महागठबंधन को 42% पुरुष और 40% महिला वोट मिला है। अब ये जो बात मुझे लगता है, मैं सतीश जी से बहुत सहमत हूं, क्योंकि वो महिला वोट की बात हम बार बार कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन के खाते में भी महिला वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और उसी अनुपात से नजर आ रहा है जितना एनडीए के खाते में। तो ऐसे में महिला, ये डेटा देख लीजिए, एनडीए 43%, ये जेंडर वाइज वोटिंग का डेटा आपके स्क्रीन पर है। महागठबंधन को 41% और जन सुराज को 4%। अब इसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिला, आप देखिए, एनडीए को 41% पुरुष, महिलाएं 45%, महागठबंधन को 42% पुरुषों ने वोट किया है और 40% महिलाओं ने वोट किया है। अब ये 5% का अंतर है महिला वोटर्स में एनडीए और महागठबंधन में। अब ये 5% का जो अंतर है, जरा इसे बताइए जय कि ये कितनी सीटों में तब्दील हो सकता है। देखिए, पिछली बार 4% के अंतर से 64 सीटें जीती गई थी। तो ये जो 5% का अंतर है, अगर हम इस तरीके का नतीजा देख रहे हैं जहां जीतने और हारने वाले गठबंधन में मात्र 25 से 30 सीटों का फर्क है, तो ये तो क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ हो गया। बिल्कुल 25-30 का डबल कर लो 60, तो मतलब बिल्कुल पूरा सिनेरियो पलट जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट ओपन गेम देन। ये तो बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि इस 5% में पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। तो इसको ये कहना कि 5% का अंतर है सतीश जी, वो महिला वोटर भले ही 40% महागठबंधन की तरफ वोट कर रही हैं, लेकिन इस 5% में सुचारिता, इन आंकड़ों का विश्लेषण करें, देखें, समझे, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार बन रही। लेकिन एक फैक्टर था सतीश जी, आपने भी नोटिस किया होगा, ऑलमोस्ट बराबर की स्थिति दिखा रहा है। वो फैक्टर की कांटे की टक्कर दर्शा रहा है। और डिटेल में जाइए ना, तब और पता लग जाएगा। शहर की, एक मिनट, शहर की बात सुनिए। शहर, भारतीय जनता पार्टी शहरों में बड़ी मजबूत मानी जाती है, पूरे पैन इंडिया जहां जहां भी है। अगर शहर में एक महागठबंधन से टक्कर मिल रहा है तो आप इससे भी एक बड़ा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नहीं, ये क्या कंक्लूजन है? बद्री जी बताना। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। शहरों के प्रोफाइल में बड़ा चेंज आया है। ओबीसी बड़ी संख्या में शहरों में गए हैं, इन्होंने जमीनें खरीदी हैं, मकानें बनाई हैं, सैलरी जॉब में गए हैं। अब वो 20 साल पहले का कॉलोनी नहीं उनके रह नाम गया से है। बस उसकी डेमोग्राफी देखिए, इट्स अ ह्यूज चेंज। हम लोग उस पर स्टडी करते हैं, डेटा है सब। तो अब वहां पर भी वोट का बदलेगा। बहुत पुराना 20 साल पुराना साइकोलॉजिकल नोशन था कि शहरों में बीजेपी, शहरों में नहीं, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि रूरल वोट, जो अर्बन वोटर है उसका, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपर कास्ट वोटर है, वो सीधा ये लिंक जोड़ रहे हैं। अजीत जी, अरे तो 20 दिन पहले ठीक है, कहाँ कह रहे कि शहरों में वो अजीत जी, सुचित्रा जी, कई ऐसे सीट हैं। देखिए, दो कम्युनिटी को लिया जाए, अपर कास्ट एंड मुस्लिम्स, दोनों का जो है अर्बन कंसंट्रेशन है, एक्सेप्ट सीमांचल। पूरे बिहार में सीमांचल ही एक इलाका है जहां मुस्लिम्स रूरल एरियाज में भी काफी हैं। बाकी बिहार में मुस्लिम्स अर्बन कंसंट्रेशन है। देयरफॉर हम खुद देख रहे हैं कि मैसिव मुस्लिम्स एंड वेरी हाई यादव, 90%। आज तक जिंदगी में मैंने 90% यादव कभी नहीं देखा है महागठबंधन के लिए। तो यदि उनका है रुझान फॉर महागठबंधन, तो ये टाइट फाइट जो हम देख रहे हैं, अर्बन बीजेपी वर्सेस महागठबंधन, क्वाइट रियल लग रहा है। और ये बार बार जो सिंह साहब क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि अभी भी क्लियर नहीं है एक्सिस माई इंडिया के पोल से। तेजस्वी को 34% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया। एक्सिस माई इंडिया में अजीत जी बड़ी खबर आ गई है और तेजस्वी के खाते में 34% वोटरों की पसंदीदा उनकी पसंद है और नीतीश कुमार महज 22%। ये भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। एक्सिस माई इंडिया का 12% का फेवरेबल है तेजस्वी के हक में, जो नेक टू नेक 1%, 2%, 3% हमको वोट वाइब में दिखा था, उससे कहीं ज्यादा 12% का गैप है नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में। और ये डिफाइनिंग है क्या?
ये आंकड़ा डिफाइनिंग है क्या? इसको क्या कहते हैं ऋषि बाबू? सुमित जी, उसका एक कारण है। देखिए, तेजस्वी को लोग पसंद करते हैं, खासकर युवा वर्ग पसंद करते हैं, लेकिन जब राजद की सरकार आती है, एक कास्ट का जो डोमिनेंस बढ़ जाता है एरिया में, सरकार में, अब ब्लॉक में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाइए, उससे लोग अंत में बूथ पे जाके वोट करना पसंद नहीं करते हैं। देखिए ऋषि, पसंद तो करते हैं जब आप नहीं, आप समझाए नहीं। जय मैं चाहूंगा जय इसको एक बार डेटा स्क्रीन पर बता देते हैं। तो नीतीश कुमार को 22% वोट लोग पसंद कर रहे हैं बतौर सीएम फेस। सबसे बड़ा जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 34% ये तेजस्वी यादव के लिए, और ये भी कह रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार बीजेपी का हो उसे 14%। एनी कैंडिडेट फ्रॉम देखो सुमित हमारे पासवान के लिए 5%। सर एक बार बता दीजिए, 14% भी जोड़ना, अगर जोड़ लेंगे तो ये 36% के आसपास हो जाता है। बिल्कुल, तो वही है, तो बात वही है। यादव के लिए भी 2% है। बीजेपी में जोड़ेंगे ना, अब सम्राट चौधरी में सम्राट चौधरी का अलग से 14 और तो 16 जोड़ेंगे ना। बीजेपी का नाम है स्पेसिफिकली, वो एनडीए नहीं, एनडीए की तरह एनडीए नहीं, भाई एनडीए में। मैं जो जय से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जय इसको समझाइए। लेकिन सुमित, अगर ये वोट गिरेगा तो वो गिरेगा तो एनडीए के पक्ष में ही ना। ये 14% वोट होगी, ऐसा तो नहीं है कि अगर तो उसमें कोई चेहरा नहीं है तो तेजस्वी वो के नीचे भी 4 लोगों के नाम थे, आरजेडी के तेजस्वी के 32% के नीचे भी सबके नाम थे, उनको भी जोड़ लीजिए फिर आप। मैं सुमित के सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देता हूं। जय मेरा सवाल सिंपल सा है। हम जब परसेंटेज देख रहे हैं पार्टियों का, गठबंधनों का, तो 43 और 41 है इन फेवर ऑफ एनडीए, ठीक है। हाँ, जब हम पॉपुलैरिटी देखते हैं तो तेजस्वी 12% आगे हैं, 34 और 22। इसका क्या मतलब है? वहां 2% का गैप, यहाँ 12% का गैप। देखिए, हम दो तथ्यों को देखते हैं। जो दूसरे सिंपैथेटिक टू नीतीश एनडीए चीफ मिनिस्टेरियल सपोर्टिंग वोटर्स हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि 4% सम्राट, 14% एनी बीजेपी कैंडिडेट, एक तो उनकी तब्दीली टुवर्ड्स एनडीए होती है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली इस चुनाव का सबटेक्स्ट है, अगर ये आंकड़े सही हैं तो जो तेजस्वी यादव को एक्चुअल बैरियर है, एक्चुअल रुकावट है, वो मायावती जैसी है कि अपना वोटर जो है हाईली कमिटेड, फुल पॉपुलैरिटी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अब दूसरे यहां से फेंस सिटिंग या सिंपैथेटिक वोटर नहीं जोड़ पा रहे हो। जो 14 कह रहा है एनी बीजेपी, जो 4 कह रहा है एनी फ्रॉम सम्राट चौधरी कैंप, वो फेंस सिटर भी होगा तो, लेकिन वो वहां जुड़ने को तैयार नहीं है। सतीश जी, ऐसा बाउंड्री आपने देखी कहीं जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहे? मैं इतना कहना चाहता हूं विकास कि इस बार मुझे थोड़ा ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये था पहले कि नॉन यादव सब उसके खिलाफ हो जाते थे, ये बात पक्की है, हमने भी फील किया है। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन आपने जो दिखाया परसेंटेज, उसमें वो डाइल्यूशन नजर आ रहा है। कारण मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में वो बैंकरप्ट जैसी स्थिति है उसकी बिहार में, लेकिन वो जो है एक इमेज लाती है जो शायद उससे इमेज के जरिए थोड़ा तेजस्वी को वो जो पुराना यादव वाला जो है उसको डाइल्यूट करने में मदद करता है और थोड़ा बहुत वोट भी ऐड करता है। जी सही का बात है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हर डेटा में एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है, जो भी डेटा सामने आ रहा है। फिर ये 2% का वोट शेयर एनडीए को कहां से मिल रहा है, ये जानना परखना बहुत जरूरी है। क्या मोमेंटम आखिरकार एनडीए के पक्ष में गया? देखिए, मैं समझता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सचमुच जो डेटा का फर्क है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत, और ये मुझे लगता है कि अगर डेटा और परिणाम, हाँ, डेटा और परिणाम को अगर एक साथ रख दे तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। इसका मतलब ये जो सेफोलॉजिस्ट से जिन्होंने बनाया है, दे शुड रीथिंक अबाउट देयर मेथोडोलॉजी, कहीं कहीं फॉल्ट है। दूसरी बात जो है, जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो 2% का आपको सवाल है, वो कहाँ से आता है? ये आता है इमोशनल कनेक्ट से, वो आता है ट्रस्ट वोट और वैल्यूज, ट्रस्ट वोट और सिंपैथी से, जो कि किसी भी बाउंड्री को तोड़ देता है। जब सिंपैथी आती है तो सर इसीलिए महिला भी कहती है ये एग्जिट पोल है, ये जो है वो अच्छा कैंडिडेट है, इसीलिए एग्जिट पोल है और 14 तारीख का इंतजार करना होगा। सर मैं पॉइंट ले रही हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, बहुत ज्यादा दबाव है। ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और आप अपने सारे पॉइंट रखिएगा। लेकिन ये जो डेटा है लगातार स्क्रीन पर आपके दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन जो चेहरे हैं उनके भी नाम के वोट हैं। इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक। महा एग्जिट पोल का राउंड 2 आप देख रहे हैं। 1 घंटा हमने चर्चा कर ली और अगले कुछ घंटों में कुछ और आंकड़े हमारे पास आते जा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया, उसके आंकड़े अब धीरे धीरे करके खुलते जा रहे हैं। चंपारण इलाके का आंकड़ा ही आपके सामने है और यहां पर सीट दी है एक्सिस माई इंडिया ने।
और वो सीट क्या दी है, एनडीए के पास कितनी और महागठबंधन के पास कितनी, ये भी आप जान लीजिए। चंपारण की 21 सीटों में से एनडीए के पास 12 और महागठबंधन के पास 9 सीटें जा रही हैं। वोट परसेंटेज एनडीए के खाते में 44%, महागठबंधन के खाते में 41%। जन स्वराज पार्टी के पास 6% वोट है लेकिन सीट एक भी नहीं है। अदर्स 9% वोट है लेकिन सीट एक भी नहीं है। तो 12 और 9 ये आंकड़ा याद रखिए। इसका मतलब ये है पहली चीज कि आखिरकार ये सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया कुल सीटें दे सकती है। जो 43% और 41% बोल रही थी वो अब रीजन वाइज सीट दे रही है। तो इंतजार करना चाहिए कि हमको 243 सीटों का तोड़ भी इस सर्वे के आखिर में जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो एक्सिस माई इंडिया का जो ये एग्जिट पोल है चंपारण की सीटों की तस्वीर दिखा रहा है। अब ये रीजन वाइज दिखा रहा है कि कहां कितनी सीटें महागठबंधन के खाते में और कितनी एनडीए के खाते में। अब ये क्या इंडिकेटिव है, सीमांचल का भी आंकड़ा अब हमारे पास आ गया है। चंपारण के बाद एक्सिस माई इंडिया ने सीमांचल का आंकड़ा जारी किया है। सीमांचल की 24 सीटें, अब इन 24 सीटों पर कल ही वोटिंग हुई है। एनडीए को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। सीमांचल में एनडीए को 8 और महागठबंधन को 15 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, यानी 8 और 15। और यहां पर एनडीए को 37% वोट और 37% वोट एनडीए के खाते में। ये सीमांचल का डेटा अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सीमांचल को लेकर लगातार चुनाव भर चर्चा हुई है और यहाँ पर वोट ध्रुवीकरण की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। ये जो आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं, अजीत जी अगर आपसे एक बार एक रिएक्शन ले लूं। इंटरेस्टिंग चीज बता दूं सुचारिता, पिछली बार चंपारण के इलाके में 21 में से 17 एनडीए जीती थी, 21 में से 17। इस बार एनडीए को चंपारण के इलाके में नुकसान हो रहा है। ये एक मोटा मोटी बात निकल कर अजीत जी भी शायद 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एनडीए ने जीती थी और यहाँ पर भी 1 सीट का नुकसान हो रहा है। सतीश जी आप कह रहे थे कि ये इलाका जनस्वराज के प्रभाव वाला इलाका है, लेकिन 6% वोट शेयर पे ही सिमट गए, लेकिन नुकसान यहाँ पर एनडीए को ज्यादा होता नजर आ रहा है। वजह क्या है? ये तो मुझे भी जो आज पता चला था वो लगभग यही पता चला था। 6% वोट कम नहीं होता है किसी को हराने जिताने के लिए, इस चीज को हम समझें। उस हिसाब से आप अगर सीमांचल का बताएंगे तो सीमांचल में जो एक्सपेक्टेड लाइन पर वही आ रहा है। यहाँ पर 8 से थोड़ा और घटना चाहिए था एनडीए को, वो नहीं घट रहा है। 15 बढ़ना चाहिए था महागठबंधन का, ये मैं एमआईएम साफ हो गई है इस बार। लेकिन वहां परसेंटेज सीटें थी, वहां पर उसने परसेंटेज में जो जन स्वराज ने चंपारण में काम किया है, लगता है एआईएमआईएम ने अपने तरफ वोट लेकर के उससे जो है एमजीबी का जो 15 सीट है उसको असर किया। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ। पिछली बार जो गलती कर दी थी वो इस बार नहीं करनी थी। पूरी तरह कोसी इलाके का आंकड़ा भी आ गया। सतीश जी आपके कोसी इलाके का आंकड़ा भी आ गया है। एक्सिस माई इंडिया का ही हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। चंपारण की बात की, सीमांचल की बात की, अब कोसी की 31 सीटों का आंकड़ा हमारे पास है। 16 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 31 में से 16, और महागठबंधन 15 सीट पर है। यानी कि यहाँ पर कांटे की टक्कर। ये पहला रीजन आया 3 में से जहां एनडीए आगे है। अभी तक के 2 रीजन में एमजीबी आगे चल रही थी, अब इस बार कोसी में एनडीए आगे चल रहा है। एक रिएक्शन लेना चाहते हैं ऋषि मिश्रा, कुछ बोलना चाह रहे हैं। ऋषि देखिए, कोसी वह क्षेत्र है जहां से पप्पू यादव आते हैं। जी, पूर्णिया। कई ऐसे सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है, जैसे दमदहा है जहां संतोष कुशवाहा वर्सेस एक बीजेपी की मंत्री है, जेडीयू से मंत्री हैं लेसी सिंह, उनके बीच कांटे की टक्कर है। और वहां देखिए, आप दमदहा में देखिए 74% वोटिंग हुई है। तो कोसी में एक मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन के बीच में टफ। कोसी में पिछली बार का आंकड़ा आपको याद है कि मुझे याद नहीं आ रहा है ऋषि जी, एग्जैक्ट हमें भी याद है, आपको भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन कोसी में 31 सीटें हैं, 31 में 16 और 15 में इस तरीके से बढ़ रही हैं। सतीश जी, ये महागठबंधन को फायदा है कि इसमें इस इलाके में पर्टिकुलरली? हमको लगता है ज्यादा फायदा होना चाहिए था यहाँ पर महागठबंधन को, लेकिन यहाँ पर जनता दल यू की सीटें भी हैं, वो उसको फायदा मिला होगा, जो कि पिछले बार भी मिली थी 2020 में। मुस्लिम बहुल एरिया भी काफी है। पूर्णिया में देख लीजिए, काफी मुस्लिम वोट है वहाँ। यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, अगर आपको आवाज आ रही है, अभी तक तो जितने भी डेटा आए हैं उनमें एनडीए को एक बढ़त मिलती दिख रही है। अभी हम एक रीजन वाइज भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल का जो ये इलाका है जहां कल वोटिंग हुई, उसमें एक बड़ा क्लियर एक पैटर्न लग रहा है। यशवंत हमारे साथ नहीं है, अभी बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक जो पैटर्न बड़ा क्लियर है। अजीत जी, ये जो दिख रहा है साफ तौर से कि जो एक वोट पोलराइजेशन सीमांचल में हुआ है और उसका एक फायदा भी वहां पर दिख रहा है, वोट जो सीटें मिलती दिख रही है महागठबंधन को बनिस्बत एनडीए।
8 सीटें पिछली बार मिली थी वैसे एनडीए को। कंसोलिडेशन कहेंगे, पोलराइजेशन नहीं, अखिलियत के वोट का। इस कारण पूरा पिक्चर उलट गया है। पिछले बार एनडीए को 12 सीट यहां से था और इस बार जो है वो 8 मिल रहा है। इसका मतलब है कि ओवैसी जी का फैक्टर इस बार वीक हो गया है और अखिलियत का जो कंसोलिडेशन है वो महागठबंधन के फेवर में चला गया है। ज्यादातर कांग्रेस को मिल रहा होगा क्योंकि इस इलाके में कांग्रेस राजद से ज्यादा स्ट्रांग है। पिछले बार राजद को सिर्फ 1 सीट यहां से मिला था। तो लग रहा है कि कंसोलिडेशन बढ़ा है और ओवैसी फैक्टर उतना काम नहीं किया। अब चक्कर क्या है, प्रशांत किशोर भी यहां से करीब एक और आंकड़ा आ गया है भोजपुर का। अजीत जी, भोजपुर का आंकड़ा भी हमारे पास आ गया, वो भी देख लीजिए। 49 सीटें हैं भोजपुर में। ये इलाका मजबूत माना जाता है एनडीए के लिए। भोजपुर को इस इलाके में 27 सीटें, इस इलाके में 27 सीटें एनडीए को और 21 सीटें महागठबंधन को जारी हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है। कहीं भी तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा बहुत कम है, इक्का दुक्का सीटें आती दिखाई दे रही हैं। तो भोजपुर की 49 में से 27 एनडीए, 21 महागठबंधन। वोट परसेंटेज में 42% एनडीए, 40% महागठबंधन। सतीश जी, आप कुछ बोलना चाहें? मैं एग्री करता हूं इससे, क्योंकि जो मेरे अनुसंधान में जो मुझे पता चला उसमें ये जरूर आया था। सबने मुझसे यही कहा कि इस बार भोजपुर शाहाबाद का एरिया है, उसमें जो है एनडीए पिछले बार से बेहतर करेगी, क्योंकि आपको याद होगा 2020 के चुनाव में ये वो इलाका था, इस तरफ का जो पूरा इलाका था उससे एनडीए बिल्कुल साफ हो गई। देखिए ये जो पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग हुई थी इस इलाके में, और पिछली बार इस चरण के इलाके के बाद ही एनडीए को दूसरे चरण में 27 सीटें मिलने का अनुमान है। और पिछली बार जो है, जैसा हम दिखा रहे हैं, 21 सीटें महागठबंधन को पिछली बार 34 मिली थी, इस बार 21 मिलती हुई दिख रही है। तो आप देख रहे हैं वो जो एक गैप है वो इसमें नजर आ रहा है। भोजपुर की 49 सीटों का उल्टी हो गई है इस बार। इजाजत हो तो मनोरंजन भारती कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से हाथ हिला रहे हैं। बाबा, आप क्या सुन पा रहे? बाबा, हमको अभी मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी एक्सिस मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। एक जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए अपना, अगला आंकड़ा आने वाला है। देखिए मैं कोसी होते हुए सीमांचल गया था। सीमांचल में जैसा लग ही रहा था कि मुस्लिम वोट इस बार डिवाइड नहीं होगा। शायद इस बात का अंदाजा आरजेडी और महागठबंधन को था, इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव ने ओवैसी साहब से कोई गठबंधन नहीं किया। पिछली बार की गलती के बाद ऐसा लग गया था कि इस बार मुस्लिम वोट नहीं बटेगा, और वही जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं वो वही हुआ है। जो कोसी का इलाका है, कोसी के इलाके में देखिए ये यादव बेल्ट माना जाता है। यदि आप सीमांचल से थोड़ा नीचे आएंगे, जो सुपौल का इलाका है, मधेपुरा, ये सब का इलाका जो है, ये सब कोसी का इलाका है, और ये एक समय से यादवों का गढ़ रहा है। तो यदि यहाँ पर भी आरजेडी को यहाँ पे परंपरागत रूप से अच्छा करना चाहिए। आंकड़े शायद क्या कर रहे हैं, लेकिन ये इलाका है जो उनका गढ़ है। भोजपुर में इस बार नुकसान हुआ है, मानना था बाबा, इस बार भोजपुर में नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? नंबर 1 पार्टी रहेगी बाबा इस बार भोजपुर रीजन में। अब ये तो देखना पड़ेगा, नुकसान यदि हुआ है तो नहीं। पिछली बार जो हम सीटें बता रहे हैं, 34 सीटें यहाँ पर 34 मिली थी, इस बार 21 मिल रही हैं भोजपुर के इलाके में महागठबंधन को। और सतीश जी कह रहे हैं एक्सपेक्टेड था। ये आप क्योंकि एनडीए ने पूरी ताकत लगाई थी। ये वो फेज था जिसमें कि पावर में आने के लिए एनडीए को एकदम अच्छा करना था, और लगता है कि वहां पर उन्होंने कंसंट्रेशन किया है, अच्छा किया है, इसलिए उनको शायद यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। देखिए मनोरंजन भारती आप देख रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ हमारे और वरिष्ठ सहयोगी भी बैठे हैं। सिक्ता बैठी हुई हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, प्रभाकर हैं, मीनाक्षी हैं, और लगातार जो पोलिंग कवरेज रही है उस पे एक सीट से जो कवरेज है वो हमारे सहयोगियों के जरिए ही आप लोग देख पाए हैं। लेकिन सिक्ता, जरा आप इस पर बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो एक और खबर आ रही है, मैं सिक्ता के बाद जाऊं, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया का टोटल नंबर जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, एनडीए को 130 सीटें बहुमत तो है, लेकिन बहुत क्लोज, बहुत ज्यादा बड़ा बहुमत नहीं है। माई इंडिया एक्सिस के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एनडीए को 130 सीटें मिलने का अनुमान है, और महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन स्पष्ट बहुमत एनडीए को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी की तरफ से कहा जा चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद देखना होगा कि क्या वाकई में ये ऐलान जो है वो जमीन पर उतरेगा। लेकिन माय इंडिया एक्सेस का जो आंकड़ा है वो टोटल आंकड़ा हमने महागठबंधन को कितना दे रहे हैं उसका इंतजार कर रहे हैं हम। 130 सीटें वो एनडीए को दे रहे हैं, 110 महागठबंधन को दे रहे हैं, तो 110 बनाम 130, 43% पर 130 सीटें एनडीए को और 41% पर 110 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन को। अजीत जी, 130 सीटें एनडीए, 110 सीटें महागठबंधन। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे 43% एनडीए, 41% महागठबंधन। आपकी उम्मीदों के मुताबिक है ये, या इसके विपरीत कुछ आपने सोचा है? 2% का जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत टाइट फाइट दिखा रहा है। तो यदि वो सही रहा, जिसमें कि एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए है कि गलत भी हो सकता है, बहुत क्लोज फाइट है, तो फिर जो है 130 110 वो सही है, क्योंकि क्यूब लॉ होता है, A is to B as is A cube to B cube, मतलब सीट का संख्या बढ़ जाता है डिफरेंस में। बट ये टाइट फाइट इतना है कि जो पिछला हम लोग जो कल देख रहे थे एग्जिट पोल, वैसा नहीं है, वैसा बिल्कुल तमाम पुराने एग्जिट पोल जो कल थे उनसे विपरीत है ये। दिखाई दे रहा है। जी जल्दी से मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कुल मिला के एन फैक्टर ही आया है आज भी, एन फैक्टर, नीतीश फैक्टर। अब एनडीए अगर ये आता है तो नीतीश को बनाना पड़ेगा, नहीं तो उधर वाले बना देंगे। जनसुराज को भी एक सीट दिखा रहा है, अब एक्सिस माई इंडिया कह रहा है एक सीट जनसुराज के खाते में जा रही है। ये हो सकता है उधर कई पोल्स 2 सीट के बारे में थोड़ा नाम बता देता हूँ। आप एक ही नाम बोल रहे हैं, नया कुछ नहीं बताना। देखिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ गए। स्वागत है रूडी जी आपका। जो आंकड़े आ रहे हैं तमाम एग्जिट पोल के, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि फाइट बहुत क्लोज है और टाइट है, लेकिन सरकार एनडीए की ही बनती नजर आ रही है। आप लोगों का क्या आकलन है? जो आपका आकलन है बिल्कुल सही है, और बन रही है सरकार। सबसे पहली बात तो ये स्वीकार कर लिए, तो फिर ये चर्चा ही अब है कि किसको कितने सीटें आएंगी। और आप सब लोग तो थोड़ा चैनल पर शो तो चलाना ही है, टाइट है, बढ़ रही है, घट रही है, थोड़ा 48 घंटे तो हम लोग सब करेंगे ये। लेकिन जो मेरा अनुमान है कि हम 140-150 के पास रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने, सॉरी सुचारिता बीच में बोला मैं, ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो अभी आए हैं पिछले 2 दिनों में, कल भी और आज भी, एनडीए को बहुत इजी जीत दिखा रहे थे। जो आंकड़ा आप कह रहे हैं राजीव जी, वही 150-160 के आसपास का आंकड़ा ज्यादातर ने का। ये पहला एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का जो काफी क्लोज फाइट दिखा रहा है। लीड दे रहा है आपको नो डाउट, पर क्लोज फाइट दिखा रहा है। प्लीज आप कुछ पूछिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये जो ग्राउंड पर जो सिचुएशन था उसके कई सारे कारण थे, और सबसे बड़ा कारण जिसको आप सब लोग शायद बीच में छोड़ दे रहे हैं, सुमित जी, आप सब लोग के साथ जब दिल्ली में बातचीत होती थी तो बिहार के 1 साल पहले तक कोई आदमी किसी चुनाव के बारे में चर्चा प्रशांत किशोर को छोड़ के करता ही नहीं था। जैसे हम लोगों ने कोई पॉलिटिक्स बिहार का किया ही नहीं, और जिससे बात कीजिए प्रशांत किशोर, पढ़े लिखे जाइए, सोशल पार्टी में जाइए, पत्रकारों के प्रशांत किशोर। अब जो ऑपोजिशन का स्पेस था वो थ्रू आउट आप लोगों ने भी दिया, उन्होंने भी लिया, बड़ा कामयाब रहे। जो आरजेडी कांग्रेस का आवाज होना चाहिए था वो लगातार प्रशांत किशोर बने रहे, बहुत अच्छी बात थी। चुनाव आते आते वो 0 हो गए। अब जो ऑपोजिशन की आवाज बननी थी वो ऑपोजिशन का आवाज बन नहीं पाया, प्रशांत किशोर रहे नहीं, एनडीए के साथ पूरा का पूरा माहौल शिफ्ट कर गया। ये बात आप सब लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब जो स्थिति है कि वहां पर कोई ऐसा हवा नहीं था, कोई ऐसा वेव नहीं चल रहा था। एक मैंडेट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा था कि भाई नीतीश कुमार के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ, एक परसेप्शन भी बना, एक विश्वास भी है, और उस विश्वास का नतीजा है क्योंकि चेहरा आज भी तेजस्वी के बारे में कोई, आप सब लोग जितना भी तेजस्वी कह लें, हम लोगों ने बार बार कहा ये तेजस्वी है ही नहीं, हम लोग तो कहा नहीं है। ये तो देखिए राजीव जी, ये तो सारे आंकड़े हैं, एग्जिट पोल के हैं, और आप अगर इन आंकड़ों को मान रहे हैं कि जनसुराज का कोई वेव नहीं इन आंकड़ों में, तो एक आंकड़ा इस पोल में ये भी है कि 45% फर्स्ट टाइम वोटर्स तेजस्वी और आरजेडी के लिए वोट कर रहे हैं, और एनडीए के पक्ष में सिर्फ 37%। पता नहीं ये कहां से आंकड़े आए, हो सकता है आप सही हो, लेकिन एक बात हमेशा बिहार के राजनीति में याद रखिएगा,
अगर आरजेडी कभी चुनाव प्रचार में कोई नहीं निकलता तो भी 70 सीटें उनको आती ही आती, उसके लिए किसी के अभियान की जरूरत नहीं है, और वो वही मत के अलावा उनके पास कोई मत नहीं है। नहीं, मैंने इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की राजीव जी, क्योंकि ये पहली बार वोट कर रहे हैं और वो अपनी चॉइस को आरजेडी के साथ देख रहे हैं। जी, ये आपका कहना है ना, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी अगर मतदान, चलिए पोल का कहना है, आपका फर्स्ट टाइम वोटर्स का आप कहना है, वोटर्स भी बड़े समझदार हैं और यंग वोटर्स तो आजकल बाजार में और सड़कों पर वो जानते हैं, उनको कोई बड़ा आज भी उनके दिमाग में, और ये बिहार में एक चीज को आप मान के चलिए, चाहे आप जितना विश्लेषण करिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स बिहार में आज जात की बात हम लोग सब पहले करें और फिर बाकी विश्लेषण बाद में करें, और जो कॉम्बिनेशन उभर के आया है उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, सेकंड टाइम वोटर्स हो। रूडी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मनोरंजन भारती बोल रहा हूँ। हाँ मनोरंजन जी, बोलिए महाराज जी। मेरा एक सवाल है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान को एक ही सीट आई थी, लेकिन उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया था, जेडीयू का 42 सीट आ गई थी जेडीयू। इस बार भी वही स्थिति बनी है, भले ही प्रशांत किशोर को 1 या 2 सीट ही दिखा रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी का तो वोट उनको मिला है, वो नुकसान तो करेंगे किसी का, किसका कर? देखिए, हम थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दें। लोजपा या चिराग जी का एक वोट था, एक आकर्षण था, एक वोट बैंक था। अनफॉर्चुनेटली प्रशांत जी के पास कोई वोट बैंक नहीं है, वो तो अपने आप को ब्राह्मण भी नहीं कहे पूरे चुनाव में, वो तो बिहार का विपक्ष कहे कि हम ही अब सरकार है। बिहार के राजनीति में अगर आपकी पहचान किसी जात से नहीं है और किसी समूह से नहीं है तो आप निरर्थक है। प्रशांत किशोर का इसमें उस समय भी चिराग पासवान एक समाज, एक तबके के नेता के रूप में दिख रहे थे, और उनके पक्ष के वोट, उन्होंने जो कुछ भी चुनाव लड़ाया उनके साथ वोट चले गए। प्रशांत जी के पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है जिसको लेके गए। प्रशांत जी आरजेडी के वोट में भी थे, कांग्रेस के भी वोट में थे, रूडी जी के वोट में थे, बीजेपी के, वो सब थे, वो विकल्प बन गए थे, बिहार का भविष्य बन गए थे एक ही बार में। तो अभी इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब हम विकल्प है। ऐसा कुछ बिहार में इतना जल्दी होता नहीं है। तो कहने का मतलब, जात को पहले सब चीज छोड़ दीजिए, पहले जात से शुरू किए कि कौन जात किसके साथ था इस बार, और जात के बिहार में बात करना पड़ेगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। पूछिएगा राजपूत कहाँ था तो एनडीए के साथ, भूमिहार कहाँ था एनडीए के साथ, कायस कहाँ था एनडीए के साथ, ब्राह्मण कहाँ था तो एनडीए के साथ, कुर्मी कहाँ था एनडीए के साथ। तो ब्राह्मण किसके साथ था? ब्राह्मण तो होना चाहिए था, ब्राह्मण तो होना चाहिए था पीके के साथ। हम कह रहे हैं कि इस बार आप 40 जातों को निकाल दे बिहार में। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही खराब कॉन्वर्सेशन है। बिहार की सच्चाई, हम लोग छिप के बात करते हैं। बिहार की सच्चाई है कि इस बार के एनडीए के कॉम्बिनेशन में जाति का समीकरण 100% पक्ष में था। वहां सीमित रह गए थे आरजेडी में यादव समाज और मुसलमान समाज। मुसलमान समाज यादव के साथ जाता है। 30% वोट पर राजनीति शुरू होती है। उसमें आप 40% न्यू वोटर्स कह रहे, ओल्ड वोटर्स कह ले, जो भी कहना है कर ले उसके, लेकिन क्योंकि वो एक पूरे बिहार में स्प्रेड आउट नहीं है, 30% आबादी में है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो आपके लिए भविष्य में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम वोटर, जिस पर आप लोग 6 महीने पहले से मेहनत करना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर के सम्मेलन बुलाते हैं, महिलाओं के लिए आप नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, वो बड़ा वोट बैंक आपसे दरक रहा है। 40% महिलाओं की पसंद जो है वो तेजस्वी यादव है, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी 34-35%, 40% तक तेजस्वी को पसंद कर रहा है। अगला चुनाव आपके लिए बड़े खतरे की घंटी है। लोकसभा बात कर ले रहे हैं और 3 दिन के बाद ये सब आप कोई बात नहीं बोलिएगा सुमित जी, सब भूल जाइएगा आप लोग। उसके बाद कहिएगा कि नहीं अब ये विश्लेषण है। मैं आपको कह रहा हूं जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होना है, और बाकी तो आप विश्लेषण करें, अच्छा लगता है सुनने में। हम लोग 48 घंटे तक उनके पक्ष में जितना बोलना है बोल लीजिए, उसके बाद कोई पक्ष रह नहीं जाएगा। अच्छा राजीव जी, एक चीज और बताइए, जो मैं चलिए मान लिया ज्यादातर एग्जिट पोल आपकी सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है ना? राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी की पसंद में अगर गठबंधन की सरकार बन रही है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? ये लगता है मेरी बात आपने सुनी नहीं, और पिछले 1 महीने से मैंने ही बिहार में एक टैगलाइन दिया था, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, लेकिन हमारे आपने टैगलाइन दिया था रूडी साहब, वो तो हमने कई बार सुना, पर आपके बड़े बड़े नेताओं ने ये टैगलाइन नहीं दिया, वो भी हमने सुना। इसीलिए मैंने बीजेपी के नेता प्रवक्ता से सवाल पूछा। मेरे लाइन को किसी को रिपीट करने की जरूरत नहीं, मेरे बड़े नेता। नहीं रूडी जी, आप जो बात कह रहे हैं ना वो एकदम परम सत्य है, और बिहार में पिछले 20 साल में बार बार सत्य साबित हुई है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं, इधर रहे या उधर रहे।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपके साथ वो कब तक हैं? नहीं, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आज सुबह सुबह मजार पर गए थे चादर चढ़ाने। वो ठीक है, उनका विश्वास है, वो सभी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, करना भी चाहिए। एक सेकुलर फेस है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में और कुछ बोले ना बोले, लेकिन एक उनके चेहरे पर लोगों को बिहार का भरोसा है और ये वोट भरोसे का वोट। राजीव जी, राजनीति संकेतों के जरिए होती है। संकेत दे दिए क्या उन्होंने भाई? हमें किसी और गठबंधन के जरिए होती है। सीट भी हमें मिल रहा है, वोट भी हमें मिल रहा है। सभी 17 के 17 पोल एग्जिट हमारे पक्ष में कह रहे हैं। हम तो आपको कह रहे हैं, जरूर बोलिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, उनको प्रधानमंत्री बनाइए, प्रशांत किशोर को अगले 48 घंटा खूब बोलिए। 2 दिन के बाद हम राजीव जी, हमारे साथ एमए फातमी भी हैं, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। जी जी, बात करें तो आपके मित्र को ही एक बार एक सवाल पूछ लेते हैं। फातमी साहब, एक अच्छी खबर, फातमी साहब को जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। फातमी साहब, एक्सिस माई इंडिया आपको इतने पोल्स आए, 100 से नीचे ही दिखा रहा है, कोई तो 70 पर सिमट दे रहा है। पहली बार 110 सीटें आ रही हैं महागठबंधन के लिए इस पोल में, तो थोड़ी अच्छी खबर है आज आप लोगों की। कौन सी पोल में? जी, एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है उसमें आपको 110 सीटें मिल रही हैं। आप भरोसा कर रहे हैं इन सब पोल्स में जो आपको सीटें नहीं दिखा रहे हैं? या फिर आपसे मैं जी आपसे मैं बताऊं, कल से जो भी मीडिया में चल रहा है वो एक बीजेपी या एनडीए का मोरल हाई करने के लिए चल रहा है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा में 400 पार थी एलआई एनडीए, और कहाँ जाके रुका वो भी आपको मालूम है। देखिए, ये जो चुनाव था, ये चुनाव बदलाव के लिए हुआ है, और जो टर्नआउट इतना वोटों का बढ़ा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ तो यूथ ने वोट डाला है, यूथ निकल के आया अपने नौकरी के लिए, जॉब के लिए, प्लान को रोकने के लिए। दूसरी तरफ जो विमेन आई हैं, ये समझते हैं कि 20-10 हज़ार रुपया जो मिला है उसके लिए आई हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि अपने बेटे बेटियों के भविष्य के लिए वो आई हैं बूथों के ऊपर। और जो 2 अलग वोट है, ये तो हो गया जनरल में, लेकिन जो 2 वोटर्स ने जो टर्नआउट देख रहे हैं आप, उसने जमकर वोट किया है, क्योंकि आपने तेजस्वी को एक जात में मानते हुए गाली भी दिया, लालू जी को और उस बिरादरी को टिकट भी नहीं दिया एनडीए ने, और ख़ास तौर से बीजेपी ने, तो वो गुस्सा था उनके मन में। और दूसरा, मुसलमानों के मन में था कि एसआईआर के ज़रिया कहीं ना कहीं उन पे भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह कुछ ऐसा करने वाले हैं कि कहीं उनका। फातमी साहब, एक सवाल अगर आपकी इजाजत है कि इनको देखिए, फातमी साहब एक सवाल अगर आपकी इजाजत तो लेना चाहता हूं। ये जो वोट, फातमी साहब क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ स्टूडियो से। सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इतने मजबूती से लड़ रहे थे तो आपस में क्यों लड़ गए? 243 सीटों पे 255 उम्मीदवार लड़े महागठबंधन, नहीं लड़े आपस में। देखिए, अच्छा भाई, क्या देखिए, ऐसा हर गठबंधन के साथ होता है। इस दफा हमारे साथ हुआ, कुछ जगहों पे आपसी बातचीत नहीं हो पाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे उम्मीदवार तो लड़े, वहां भी अच्छे से लड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज एक्सिस ने 110 दिखाया, रिजल्ट में ये मेजॉरिटी से अबव होगा। जो ग्राउंड रियलिटी है, जब उसको मालूम करिएगा तो आपको रिजल्ट अलग नजर आएगा। रूडी साहब भी सामने हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और ये अपने फातमी साहब सामने हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पर रूडी साहब को ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने आज कहा कि 18 तारीख को वो शपथ ले रहे हैं। राजीव जी, 18 तारीख भी दे दी उन्होंने शपथ के लिए। नहीं, अच्छा है, हम तो कह रहे हैं कि उनको अगले 48 घंटे तक हम सब लोगों को खुश रखना चाहिए, और अगर बोल के खुश है और उस पर चर्चा है तो चर्चा भी खूब होनी चाहिए। लेकिन उनको भी पता है कि परिणाम क्या निकलने वाले हैं, और इतना गलत हो जाए आप सब लोगों का, मैंने तो कोई प्रेडिक्शन किया नहीं है, तो जो आप लोग बता रहे हैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो ये प्रेडिक्शन इतना ही बदल जाए, ऐसा भी नहीं होता। और थोड़ा बहुत हम लोग देहात वात में भी घूमते रहे, प्रचार भी करते रहे, अपने यहाँ भी वोट डलवाते रहे, तो अगर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो
अब वो कम से कम इतना तो उनको अधिकार बनता ही है ना कि अगले 48 घंटे में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इतना तो देना ही पड़ेगा जगह, उनके लोगों को एटलीस्ट हौसला तो बढ़ा के रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी ना कभी राजनीतिक जीवन में आपने आपके इरादों पर तो घड़ों पानी उड़ेल दिया रूडी जी ने। देखिए ऐसा मेरे मित्र हैं, उनसे मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं देखिए ऐसा है विश्लेषण में है, लेकिन क्यों नहीं अच्छा हौसला। सुमित मेरा एक सवाल है 48 घंटे तो 48 घंटे तो रूडी साहब को खुश रहना चाहिए फातमी कि साहब उनका गठबंधन जीत रहा है, लेकिन 18 तारीख को निश्चित। जी बोलिए जी पूछिए। फातमी साहब, मैं मनोरंजन भारती बोल रहा हूँ पटना से। मेरा एक सवाल है, ये जो एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा है, यदि आपने 13 सीटें फ्रेंडली फाइट में नहीं गवाई होती या नहीं लड़े होते तो ये आंकड़े बदल सकते थे। आपके बगल की सीट गौरा बौराम, सोचिए गौरा बौराम की सीट तो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। कौन वहां महागठबंधन का कैंडिडेट था, किसके लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, आपको मैं पूरे अंत में कैंडिडेट कोई और निकला। देखिए मनोरंजन जी अभी बात कहलगांव की मनोरंजन जी, सुल्तानगंज आपको जान करके जी सही बोल रहे हैं मनोरंजन भारती। मैं बाहर की बात नहीं कर सकता, लेकिन दरभंगा में मैं था और मैं गौरव बोराम के बारे में आपको कह सकता हूं कि वो सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, लालटेन वहां से जीतने जा रहा है। और देखिए मनोरंजन जी, आप जानते हैं एक दिन मनीष भाई ने मुझसे सवाल किया बीची में, आपके एनडीटीवी में मनीष भाई हैं, कि भाई बताइए केवटी का क्या हो रहा है। तो हमने कहा केवटी तो हम जीत रहे हैं। तो बोले कि अब मैं टैली बता रहा हूँ, सुनिएगा फातमी साहब, बीजेपी को 50 से 56 सीटें एक्सिस दे रहा है। जेडीयू बड़ी पार्टी है, 56 से 62 सीटें। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में जेडीयू बड़ी पार्टी है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 67 से 76, कांग्रेस 17 से 21। ये बाइफर्केशन है एक्सिस माई इंडिया का। बाइफर्केशन में समझ में आ रहा है कि सरकार एनडीए की बन रही है, पर जेडीयू बड़ा पार्टनर है। बीजेपी नंबर 2 पर है 50 से 56 सीटें और जेडीयू के खाते में 56 से 62 सीटें। फातमी साहब, अभी तक जरा एनडीए और महागठबंधन करके बात कर रहे थे, अब जरा सीट वाइज बता रहे हैं। तो आरजेडी को 67 से 76 सीटें मिलने का अनुमान है इस चुनाव में एक्सिस माई इंडिया के पोल के हिसाब से। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, ये बढ़ेगा। ये मैं समझता हूँ 90 तक ये सीट होगी, 90 प्लस होगा, 90 प्लस आरजेडी आप कह रहे हैं। मैं एक मिथ के बारे में बात कर रहा था जी, अकेले आरजेडी। मैं ये कह रहा था कि केवटी के बारे में एक मिथ है कि जब केवटी में आरजेडी जीतती है या जनता दल जीतती है तो बिहार में हमारी सरकार बनती है। और मेरा लड़का वहां से खड़ा है, डॉक्टर फराज फातमी। हाँ, वो वेल वेदर सीट है, हम लोग जीत रहे हैं, उसको वेल वेदर सीट कहते हैं। है केवटी के बारे में, वो भी कंफर्म करता है कि हमारी सरकार बनेगी। ये नौजवानों की सरकार है, ये नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार है। इसमें आप बिल्कुल, लेकिन बेईमानी कर सकते हैं। इसलिए हमने अपील किया है अपने वर्कर्स से, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता से कि वो बूथ के जहां काउंटिंग हो रहा है वहां रहें। फातमी साहब, तंत्र को बचाएं। फातमी साहब, एक सवाल का जवाब मैं बहुत जरूर चाहूंगा आपसे। फातमी साहब, एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा। आज सुबह मुख्यमंत्री मजार पर गए, चादर चढ़ाई। क्या पोस्ट पोल अलायंस में आपकी पार्टी, जिसके अभी जो आंकड़े में दिखा रहा हूं 70-75 के आसपास आरजेडी है, 65-70 के पास जेडीयू है, क्या पोस्ट पोल अलायंस में दोबारा एक हो सकते हैं चाचा भतीजा? फातमी साहब सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमानों ने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट किया है और उसमें कहीं बाइफर्केशन नहीं हुआ। न तो उसने एनडीए गठबंधन को वोट दिया और ना ही उसने जो एमआईएम 2000 किलोमीटर से आकर के बड़े बड़े दावा कर रही थी उसको वोट किया है। वो सीधा एक सेकुलर जो फ्रंट बना था उसको वोट किया है और सरकार बनाने के लिए किया है। इसलिए सरकार बन रही है। नहीं, तभी हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी होंगे तो शाम तक सरकार बन जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो आप जाएंगे दोबारा नीतीश कुमार के साथ? क्यों बात करें? नहीं, उसके बारे में क्यों बात करें जब हमारी सरकार बन रही है और उसमें कोई शक और शुबा नहीं है, तो हम आगे की बात क्यों करें? चलिए ठीक है, आप इसमें बहुत छोटे छोटे मार्जिन से सीट मैं आप दोनों को, इसलिए मुझे लगता है उसमें पता लग जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी। फातमी साहब,
आप बिल्कुल इंतजार स्थिति कीजिए, साफ हो निश्चित जाएगी। रूप से हमारी सरकार 48 घंटे वाजपेयी भी साहब नहीं और रूडी जी, अभी एनडीटीवी इंडिया से मैं आप दोनों को शुक्रिया कह रहा हूं, लेकिन हमारे 24/7 पर अंग्रेजी चैनल पर आप हमारे साथ रहेंगे तो बंद मत करिएगा अपने जूम को। अभी वहां से हमारा पीसीआर आपसे कनेक्ट करेगा और वहां पर हमारे संपादक राहुल कंवल है, वो आपसे बात करेंगे। पटना चलते हैं, पटना में मेरे सहयोगी सब मौजूद हैं, सिकता है, मीना प्रभाकर है, मनोरंजन भारती है, मीनाक्षी है। मीनाक्षी कुछ बोलना भी चाह रही है। मीनाक्षी एक मनोरंजन से एक सवाल ले लेते हैं, जो सवाल हमने फातमी साहब से लिया था कि आज तो शुक्रवार भी नहीं है और मजार पे चादर चढ़ाने चले गए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मनोरंजन, इस चादर चढ़ाने के पीछे के रहस्य को डिकोड करिए ना। चादर के शुक्रवार को चढ़ाते हैं आमतौर पर। देखिए, नीतीश कुमार जो है चादर भी चढ़ाते हैं, इफ्तार भी करते हैं, जब रमजान होता है वो छोटी वाली टोपी भी पहनते हैं और उनको मुसलमान वोट भी करता है। 4-5% वोट उनको होता है। पिछली बार भले ही उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीता, 10 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे, बाद में उन्होंने इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवार दिया। और मैं बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक के लोगों से मिला हूं जो नीतीश कुमार के फैन है, उसी को इंटैक्ट रखने के लिए वो ये सब करते हैं और उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि बीजेपी के साथ होते हुए भी आज के दिन बिहार में एक जनता उनको सेकुलर मानती है। बिल्कुल जी, मैं इसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी इसमें, जो मनोरंजन जी कह रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार पर जब बात हो रही है तो देखिए वही कहावत है ना, नीतीश सबके हैं। अब यहाँ पर जिस समय रूडी साहब से भी बात हो रही थी, बड़ी बात यह है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो बेशक एनडीए के समर्थन में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू में किसकी सीटें ज्यादा आएंगी। और जेडीयू और बीजेपी में सीटों का फासला अगर 20 सीटों का भी रह गया तो फिर देखिए तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है। आज बहुत से नेता मंत्री भगवान के दरबार पर हाजिरी लगाते हुए दिखाई दिए हैं। 14 तारीख का दिन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 10 से 12 सीटों का अंतर है, बैकडोर बातचीत चल रही है। मीनाक्षी, 10 से 12 सीटों का अंतर रह रहा है। अभी जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें दिख रहा है कि 10 से 12 सीटों ज्यादा हो सकती है जेडीयू बीजेपी के मुकाबले। नहीं, लेकिन किसकी ज्यादा हो? जेडीयू की अगर ये सीटें ज्यादा हो गई तो देखिए वहां से बातचीत का एक नया रास्ता खुल जाएगा और आपको बिहार चौंकाने वाले नतीजे देगा वहां से। हाँ, जेडीयू के ही ज्यादा है। और जितना मैं घूम के आया हूँ वहाँ पर बैकडोर में कौन-कौन सी मुलाकातों का पता चला है आपको? ये भी सुनाई दिया है। और एक विकास, ये कि आप अभी मज़ार की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार गुरुद्वारा भी गए हैं, मज़ार भी गए हैं और मंदिर भी गए हैं वो, और ये हर चुनाव से पहले करते हैं, हर चुनाव के नतीजे से पहले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाई है, वो गुरुद्वारे भी गए हैं, पटना साहिब भी आज गए हैं और वो पटना का जो हनुमान मंदिर है वहाँ भी जाकर उन्होंने पूजा की। और ये इनका रूटीन है, ये हर चुनाव के रिजल्ट से पहले नीतीश कुमार ये करते आए हैं। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, शायद उनके उनके हैबिट में ये है कि चुनाव से बड़े साबित कर दिया, ये साबित भी हो गया कि वो हमेशा ऐसा करते हैं। हमको केवल एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए, वो गुरुद्वारे भी गए, वो मंदिर भी गए, वो मजार पर भी गए, और ये नीतीश कुमार हर साल ऐसा करते हैं, हर बार ऐसा करते हैं। नहीं, सतीश जी जो एक बात कह रहे थे वो इंटरेस्टिंग है कि बैकडोर मुलाकातें क्या हो रही हैं बिहार में? सिकता, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं चुनाव के नतीजों के बाद? क्या हो सकता है अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता है या फिर पाला बदला जा सकता है? इसको लेकर क्या वहाँ सुगबुगाहट है? ललन सिंह किससे मिले? संजय झा कहाँ पर बैठे? आरजेडी के तमाम नेता कहाँ आ जा रहे हैं? जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का सुचरिता तो मुकेश जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का सुचरिता तो जो अफवाह उड़ी मुकेश सहनी को लेकर, मैं उस वक्त उन्हीं के साथ वहां मौजूद थी और वो काफी नाराज हो गए कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा इस तरह की अफवाहों से। तो बैकडोर, कई चैनल्स खुले भी हो सकते हैं, अफवाह भी तेज है लगातार। लेकिन जो बात नीतीश सबके हैं, मैं सीमांचल के अंदरूनी इलाकों में गई, महिला मुस्लिम वोटर्स से मैं मिली जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं मौजूदा सरकार के, वो महिलाओं ने मुझे बताया वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कि हमें भी 10,000 मिले, हमने बकरियां खरीदी हैं, यहाँ पे हमने सिलाई मशीन खरीदी हैं। तो नीतीश को लेकर एक कनेक्ट है, वो किसी भी समुदाय का हो, महिलाओं का खास तौर से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति के हो, तो बेनिफिशरीज का ये डायरेक्ट कनेक्ट कहीं ना कहीं। सिकता, क्या ये देखने को मिला लोगों के मन में कि ऐसा कुछ है कि लालू और नीतीश को एक साथ आना चाहिए? क्या ऐसा कहीं कोई आप चारों में से इस बात को पढ़ पाया जमीन पे कि बिहार के लोग चाहते हैं कि भाई बीजेपी ना हो और जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाए? मुझे जी सिकता,
ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन सुमित ये अंदाजा जरूर लोगों ने दिया कि अगर नीतीश साथ नहीं होते बीजेपी को के, तो खासतौर से सीमांचल के इलाकों में, तो वहां पर तस्वीर कुछ और हो सकती थी और ज्यादा कुछ बदलाव वहां हो सकता था। तो ये एक अंडर करंट था कि नीतीश क्यों है बीजेपी के साथ, क्योंकि हम ज्यादातर मुस्लिम वोटरों प्रभाकर का इनपुट लेते हैं। सुमित मैं आता हूँ, बाबा आता हूँ, प्लीज प्लीज बियर विद मी। प्रभाकर, क्या ऐसे कोई चांसेस हैं? देखिए सुमित, ऐसा है कि बिल्कुल नहीं सुमित, मैं सीधा मानता हूं कि 14 तारीख तक सभी नेता इंतजार करेंगे और जो भी आप, चाहे नीतीश कुमार हो या भाजपा के किसी बड़े नेता से बात कीजिए, वो आश्वस्त है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उनके नाम को आगे कर दिया गया है। जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने घोषणा भी कर दी है। हालांकि आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुंह से भले आपने नहीं सुना हो, लेकिन सभी लोगों ने मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो उसके बाद अभी चुनाव के रिजल्ट से 2 दिन पहले इस तरह की कोई बातचीत हो, कोई बैकरूम टॉक्स चल रहा हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। 14 के आंकड़े जो आएंगे, अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि मामला फंसता हुआ दिख रहा हो, तब भले कोई बातचीत हो जाए, बट अभी फिलहाल ऐसी कोई बातचीत होने की संभावना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। जी बाबा आप कुछ बोल रहे हैं। मैं 10 सेकंड के लिए ऐड कर देता हूं सुमित। जो आपने लोगों से पूछा कि लोगों ने क्या बातचीत, लोगों में ये बातचीत है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। और दूसरी बात, एक अन्य मार्ग और लालू राबड़ी निवास के बीच में केवल एक गोलचक्कर है और उन दोनों के बीच में गवर्नर साहब रहते हैं। तो बस एक गोलचक्कर पार करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पैदल भी जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। नहीं बाबा, ये मुझे लगता है एक दरवाजा भी लोग बताते कि तो आप एक बार मीनाक्षी, अरे हल्की बात नहीं है। पीछे बाबा आप कुछ कह रहे थे, मुलाकातों का दौर चल रहा है, आप सड़क क्रॉस अंदर की जानकारी मेरे पास जानकारी वो मीनाक्षी से पूछना चाह रहे थे। लेकिन अगर ये प्रभाकर जी कह रहे हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा, भोज पे तो मुलाकात बताइए ना, अपुष्ट जानकारी तो बताइए। नहीं, सुनने में तो आया है विजेंद्र यादव का नाम आ रहा है, रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है, किससे मिल रहे हैं, क्या है। नीतीश जी सब अपने मंत्रियों के यहाँ चले गए, पता चला लोग कह रहे हैं वहां पर कि कल मुख्यमंत्री के घर में कल या आज जो है चावल दाल चोखा इस सब का एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो चुनाव में बार बार महागठबंधन द्वारा की गई मीनाक्षी, वो ये थी कि भाई नीतीश कुमार के साथ एक नाथ शिंदे ना कर दे बीजेपी। अब जो आंकड़े एग्जिट पोल के दिखा रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी ऐसा चाह कर भी कर पाएगी, लेकिन ये एक तस्वीर हमेशा रहती है कि क्या कोई पाला पलटा जा सकता है। नहीं, वो इतना बड़ी रिस्क है सुचारिता, अगर ऐसा करती है बीजेपी तो केंद्र की सरकार पर असर पड़ेगा भाई। यहाँ पे 16 सांसद हैं, बिना सहमति के संभव नहीं है। मीनाक्षी जी देखिए बिल्कुल आपने जो बात की है उसमें यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटीज, राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 2 दिन का गैप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त में जो बैकडोर बातचीत चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं, उससे आपको 14 तारीख के दिन के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, क्लियर कट अगर सरकार बनती है, तब कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर ये फासला 20-22 सीटों का रहता है और अगर जेडीयू को यहाँ पर 20-22 सीटों में अपर हैंड मिल जाता है, तो वहां से आपको तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। ये मैं बार बार कह रही हूँ और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 20-22 सीटों में अपर हैंड के बावजूद सरकार तो एनडीए की बनती ही दिख रही है ना। 2020 के कंपैरिजन में जो तस्वीर हमने आज अगर 20-22 सीटों का अंतर के बावजूद 2020 के सरकार बन रही है, हम आज की तारीख में देख रहे हैं। एक सेकंड, बस एक बार मैं ये बात कंप्लीट कर लूं। जी विकास, बस एक सेकंड, मैं ये पॉइंट कंप्लीट करना चाह रही थी। देखिए 2020 से 2025 की सिचुएशन बहुत अलग है। मेरे को ये लगता है कि 2020 वाला चुनाव नीतीश कुमार के लिए ज्यादा चैलेंजिंग था एज कंपेयर टू दिस इलेक्शन। और इस वक्त जब नीतीश कुमार जमीन पर है, मैं जितने क्षेत्रों में घूमी, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने नीतीश कुमार का क्रिटिसिज्म मुझे दिया हो। तो उन्हें लेकर जो एक सर्व मान्यता लोगों के बीच में है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी क्लास के हैं, और स्पेसिफिकली महिलाओं की बात यहाँ पर जिनको बेनिफिट्स मिले हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है और इस इलेक्शन के बाद वो कद और बड़ा होगा। देखिए, और ये महिलाओं के आंकड़े हैं, ये इस पोल में भी दिखा रहे हैं मीनाक्षी, 20 सीटें तय करेंगी। महिलाओं ने 40% महिलाएं महागठबंधन के लिए वोट कर रही हैं, ऐसे भी आंकड़े हैं, और 45% एनडीए के लिए। ऐसे में एक और आंकड़ा जरा अपने स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और देखिए ये जो एनिमेशन है ना, ये अब बिहार की नई पहचान है, नए बिहार की पहचान है, ये कहा जा सकता है। तो हम आंकड़े उसी पहचान के साथ लगातार दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए, चमचमाती चौड़ी सड़कें, ये बिहार की पहचान है। गंगा के किनारे गंगा पथ बिहार की पहचान है।
और हम गंगा नदी में तैरती नावों के साथ उन आंकड़ों को भी रख रहे हैं और वोट परसेंटेज हमने आपको बताया। और देखिए गंगा पर नया सेतु जो तैयार हुआ है वो भी नए बिहार की पहचान है और ये कई सालों से पेंडिंग था और इस बार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हम आपको सीटों का आंकड़ा दे रहे हैं, एनडीए को 121 से 141 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। और देखिए बिहार की नई पहचान, पटना की नई पहचान, तस्वीर ही बदल दी है। आप एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं, इस बार अब उतरते हैं, तो आप पटना को एक नए रूप रंग में महसूस करने लगते हैं एयरपोर्ट से ही। यहीं से आपका जो मनोविज्ञान है वो बदल जाता है। ये पूर्णिया का एयरपोर्ट है विकास। ओके, ये पूर्णिया का एयरपोर्ट है। ऐसे कई एयरपोर्ट अब तैयार हो चुके हैं। चमचमाता चेहरा है, एक चीज आप मैं दिखा रहे करूंगा, हैं सुमित। वोट जरा दूसरे चेहरों पे होता है। आप जैसे ही चमचमाते चेहरों से बाहर निकलिएगा तो आपको पूरा सड़क पे अतिक्रमण दिखेगा और रोजगार ढूंढते बेरोजगारों का शहर पे अतिक्रमण नेगेटिव हो गए कैसे? कहीं से तो बदलाव की शुरुआत होगी ना। बदलाव तो हुआ है, छोटे छोटे बदलाव, बड़ा बदलाव बदलाव की तस्वीरें वही दिखा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जब श्री कृष्ण बाबू चीफ मिनिस्टर सुमित मैं एक 52 प्रोजेक्ट नए बिंदु पर आपको आकर्षित 52 करना चाहता हूं सुमित। तो वो बीच में गड़बड़ हो गया, तो चमकना खाली मत दिखाइए। आप देखिए, में गड़बड़ा आज से 20 साल पहले देश में जितने एयरपोर्ट थे उतने अकेले बिहार में हो गए। ये भी तो एक सच्चाई है। नहीं, ये सच्चाई उतनी नहीं है, ये गलत है। अरे कितने एयरपोर्ट खुले? अजीत उनको बोलिए ना, अजीत जी को सब पता है। सुमित साहब, एक हफ्ते पहले मैं पूर्णिया एयरपोर्ट गया और एक तो देखने में चमचमाता हुआ लगता है, दूसरा मैं कम से कम 30-40 लोगों से मिला जिसने कहा कि भाई अरे दरभंगा से आना पड़ता था इतना दूर, नहीं तो बागडोगरा से, अब पूर्णिया बन गया तो इससे बहुत फायदा हुआ। नहीं, कौन कह रहा कि नहीं हुआ है? मैं तो कह रहा हूं, ये खाली चमकता चेहरा मत दिखाइए, थोड़ा अलग चेहरा भी का भी बात। हाँ, मतलब ये बात जरूर है कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा हाई है। मेरा एक मनोरंजन भारती कुछ बोल रहे हैं जी। बाबा बोलिए, आपकी आवाज आई। मैं वो जो एक डिबेट हम कर रहे थे कि क्या नीतीश बाबू जा सकते हैं आरजेडी में। देखिए यहाँ पर जब आप यदि जेडीयू की अभी की राजनीति देखें तो जेडीयू में 2 गुट है। एक गुट जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो पार्टी कंट्रोल करते हैं, एक पिछड़ा का भी ग्रुप है जो एक्चुअली ये पार्टियां बनी थी ओबीसी पार्टियां मेनली है ये, तो जिसके लिए 2 प्रेशर ग्रुप बन गए। इन 2 प्रेशर ग्रुप के बीच में जेडीयू में एक वहापो कहें या टग ऑफ वॉर चल रहा है। प्रभाकर बताएंगे, बीच में जब टिकट बंटवारे का एक दिन था, एक रात में प्रभाकर याद है कितना हल्ला हो गया था कि नीतीश बाबू जो है वो आरजेडी के संपर्क में। तो ये अफवाहें हमें पटना में उस समय भी सुनाई दी थी। अभी स्थिति पर बाबा अफवाह तो अफवाह होती है ना, लेकिन ये खबर कॉन्क्रीट तो नहीं बन पाई ना, ये तो अफवाह ही बन के रह गई। 2 गुट वाली बात तो सही है। ये भी सच्चाई है कि जब नीतीश बाबू ने पलटी नहीं, मारी लेकिन उस तो वक्त भी अफवाह हुआ ना, छोड़िए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो पाई। ये भी सच है। लेकिन इस बात ये बातें हैं, मेरी ये बातें चिंता पॉलिटिकल मेरी चिंता ये है कि एक तो हम काउंट भूल जाएंगे कि ये कितनी बार होगा ये जब पलटी मारेंगे, और दूसरा मैं इस चिंता में हूँ कि बोलेंगे क्या इस बार, वो मतलब वो क्या कारण देंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ नीतीश पलटते हैं तो बाकी भी तो पलटते हैं, ये आप लोग बोलते क्यों नहीं? अरे बाबा इस चीज को भी समझिए प्रभाकर, जब हम लोग पटना में घूम रहे थे, अपना वो बस वाला शो कर रहे थे, वहीं जहां अपने हमको चाय पिलाने ले गए, वहां खड़े 2 व्यक्ति बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने अगर 2 बार पाला बदला तो बिहार के विकास के लिए बदला, बिहार के भले के लिए बदला। अपना उन्होंने क्या ले लिया, कौन सा फायदा उठा लिया? वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, तो यही इस बार भी बोलेंगे अगर बोलने की नौबत आई कि अगर हम बिहार के भले के लिए माला बदल रहे हैं। बिहार में तो ये भी बोलते हैं ना कि बिहार में तो ये भी बोलते हैं कि वोट किसी को दीजिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश से बाबू बनिए। ये ऐसे चुटकुले, ऐसे मीम खूब चले इस चुनाव में। ऋषि मिश्रा कुछ बोलना चाह रहे पाले में है नीतीश कुमार। देखिए अच्छा, सिकता आप क्या कह रही हैं? सिकता आपकी आवाज नहीं आई, सुन नहीं पाया। मैं ये कह रही थी मनोरंजन से ही आगे मैं बात बढ़ा रही थी कि यहाँ के जो वोटर्स हैं जो जेडीयू से कनेक्ट करते हैं, नीतीश कुमार से कनेक्ट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता किस पाले में है वो, उनके लिए नीतीश ही है और नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये शायद बिहार की एक हकीकत उनके भी है। लॉयलिस्ट एक और जो पन्ना है बिहार की राजनीति का, वो यही है। सबके ऐसी छवि गढ़ लेना
कि आप पे कोई दोष भी नहीं मर पा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल सही बात है। जब राजनीतिक गलियारों में, यहाँ दिल्ली में हम जरूर बात करते हैं कि उन्होंने पलटी मार ली, लेकिन बिहार की जनता में उसका कोई ज्यादा असर नहीं है। ये भी एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। ऋषि पहले बोले एक लाइन, बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं मैं एक लाइन, मुझे ये बार बार बोलना बीच में रोकना होगा, सतीश जी बीच में रोकना होगा। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। एक बार दर्शकों के सामने फिर से आंकड़े रख देते हैं और शो खत्म होने की बारी है। सभी लोगों का धन्यवाद, लेकिन आंकड़े देखिए आपके सामने हैं। एक्सिस माई इंडिया के एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 98 से 118 सीटें, जन स्वराज को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े हैं जो सीधे सीधे दिखा रहे हैं कि एनडीए को बढ़त दिखाते हुए एनडीए को 43% वोट शेयर जाता हुआ, महागठबंधन को 41% वोट शेयर जाता हुआ और जन स्वराज को 4%। ये सीटों में तब्दील होगा कि नहीं देखना होगा, लेकिन ये इस वक्त बिहार के जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, एक्सिस माई इंडिया 121, 141, महागठबंधन 98 से 118, जन स्वराज 0 से 2। आजकल इतना इन आंकड़ों को तब्दील होते हुए आप देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन एनडीटीवी पर सबसे तेज नतीजे आपके सामने सुबह 6 बजे से लगातार। हम आपको बता दें कि हमने अभी 2 दिन जो चर्चा की है, एग्जिट पोल पे चर्चा हुई है। ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। एग्जैक्ट रिजल्ट परसों 14 तारीख को सुबह 6 बजे से हमारी बड़ी कवरेज शुरू होगी और 7 बजे के बाद से 8 बजे के बाद से माफ करिएगा, किसी भी पल आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमारे एग्जिट पोल के राउंड 1 और राउंड 2 में जुड़ने के लिए। और आप तीनों को इजाजत दीजिए, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।